नांगोंगली ने भी अवचेतन रूप से सोचा कि वेई वेई के शब्द बेली जिया जुए पर निर्देशित थे, और जब वह मुड़ा और उसकी दिशा में देखा तो वह दंग रह गया। वह एक प्राचीन पुस्तक पढ़ते हुए चाय पी रहा था जिसे पढ़ने में एक मार्शल आर्ट मास्टर को भी परेशानी होगी। फीके रंग की चाय जब उसके पतले होठों को गीला करती थी, तैरती थी और एक चिकनी और चमकदार चमक बन जाती थी। उनकी एकाग्रता और कर्तव्यनिष्ठ अभिव्यक्ति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाही परिवार में जन्मे इस तरह के प्रतिभाशाली और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से दूसरे व्यक्ति की बातें सुनने के बाद उत्तर दिया, निश्चित, जैसे ही उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे। नांगोंगली आश्चर्यचकित रह गया, आह जुए, तुम फिर से क्या करने वाली हो? उनकी आवाज बहुत धीमी थी ताकि दूसरे लोग न सुन सकें। बेली जिया जुए ने बात नहीं की। इसके बजाय उसने चाय का कप अपने हाथ में घुमाया और बगल में देखा। उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर थोड़ी दबी हुई मुस्कान लटकी हुई थी, जिस पर कुछ बहुत ही असामान्य सा लग रहा था। नांगोंगली ने देखा और उसके पूरे शरीर पर फिर से रोंगटे खड़े हो गए। जब वह लड़का छोटा था तो सेवानिवृत्त सम्राट उससे चाय में उबलता पानी डालने को कहते थे। वह हमेशा अपने मूड के आधार पर निर्णय लेता था कि उसे ऐसा करना है या नहीं। जब उनका मूड अच्छा होता था तो वे एक दो बर्तन चाय के रख लेते थे। जब उनका मूड खराब होता था तो वे सेवानिवृत्त सम्राट को खुद ही बिना उबाला हुआ पानी पीने के लिए छोड़ देते थे। इस तरह के व्यक्ति द्वारा आदेश दिए जाने पर इतनी खुशी होना निश्चित रूप से एक शिकारी की प्रतिक्रिया होगी जो आदी है, जबकि शिकार अभी भी सपना देख रहा था, पूरी तरह से अनजान। यहां तक सोचते सोचते वह एक बार फिर आनंदित हो उठा। 4 बड़े कुलों और शाही परिवार के बीच उन्होंने शाही परिवार को चुना था। अन्यथा बस इस आदमी का प्रतिद्वंद्वी होने का विचार और वह अपनी खोपड़ी को सुन्न होने से रोक नहीं सका। जब वह अपनी सीट पर लौटा और बैठ गया तो बेली जियाजू ने पहले ही पुरानी किताब पढ़ना बंद कर दिया था। वह कुर्सी के पीछे झुक गया, उसका हाथ आर्मरेस्ट पर था, उसकी उंगलियां ताल से थिरक रही थी जैसे कि वह किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहा हो। उसके बाद उसने अचानक अपना शरीर झुकाया, वेई वेई के कान के पास गया और गहराई से हंसा, तुम्हें जगाने के लिए क्या मुझे भुगतान मिलेगा? वेई वेई को केवल अपने कान के पास ठंडक महसूस हुई। गड़गड़ाहट और सुन्न और थोड़ी गुदगुदी के कारण उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तब पता चला कि युआन मिन के कारण उसने फिर से एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। पैसे नहीं है, वेई वेई ने जम्हाई लेते हुए कहा, लेकिन दोपहर का भोजन मुफ्त है, क्या आप जाना चाहते हैं? पूरे समय बेली जियाजू के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी फीकी मुस्कान के भीतर एक अस्पष्ट सी छाया घूम गई, अच्छा ऐसा होता है कि मेरे पास दोपहर का खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। खांसी खांसी खांसी। नांगोंगली के मुंह से चाय का एक कौर निकला। महामहिम, आप ये शब्द कैसे कह सकते हैं जब आपका चेहरा लाल न हो जाए या आपका दिल बाहर न आ जाए? हालांकि बेली जियाजू ने वास्तव में झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में अपने शरीर पर कोई पैसा नहीं रखता था। निस्संदेह उसकी उंगली पर एक छोटी सी अंगूठी ही सीमा पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदने और एक शहर बनाने के लिए पर्याप्त थी। सब जानते थे, भले ही तीसरे राजकुमार ने अपनी चीख खो दी, फिर भी वह सेवानिवृत्त सम्राट का सबसे प्रिय राजकुमार, ड्रैगन वॉर साम्राज्य का शाही पुत्र था। आमतौर पर जब लोग उनका उल्लेख करते थे तो यह हमेशा उनके अवतरित देवता की तरह ऊंचे, पवित्र और शुद्ध होने के संदर्भ में होता था। रुको 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 रुको। मुख्य बात यह है कि उनके पास पैसों की कमी कब थी? नांगोंग लाई वास्तव में अब और नहीं सुन सका और उसने बहरे और गूंगे होने का नाटक करते हुए बस अपना सिर इधर उधर घुमा लिया। बेली जियाजू ने केवल एक हाथ बढ़ाया और अपने काले गाउन और सफेद कपड़ों पर ब्रश किया, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। वो शराब जैसी कोमल और मधुर आवाज में बोला, जो दूसरों को इसकी गंध से मदहोश करने में सक्षम लग रहा था, चलो चले। वेई वेई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसकी जीभ की नोक उसके पतले होंठों को चाट रही थी। फिलहाल वह भुने हुए मेमने को ऊपर से जीरा डालकर कुछ अतिरिक्त सॉस के साथ खाने के बारे में सोच रही है, बाहर से कुरकुरा, अंदर से रसदार मांस, उसकी पिघली हुई चर्बी बाहर निकल रही है, स्वादिष्ट और स्वादिष्ट। व्हाइट एकेडमी का कैफेटेरिया बहुत साफ सुथरा था। इस पर विशेष ध्यान देने के लिए एक शेफ भी नियुक्त किया गया था। वेई वेई इस संबंध में खुद को कभी बदलने से पीछे नहीं हटेंगी। उसकी मेज मांस से भरी हुई थी और अच्छी चीनी शराब के साथ सबसे ताजा तरबूज भी था। जब इसे खाया जाएगा तो एक अतुलनीय खुशी फूट पड़ेगी। चूंकि वह यहाँ किसी को खाने के लिए लाई है, वेई वेई बेली जियाजू को चॉपस्टिक और कई तरह के व्यंजन देना भी नहीं भूलेगी। यदि इतने सारे लोग न देखते तो यह भोजन और भी उत्तम होता। वेई वेई ने अपनी चॉपस्टिक को काटा और अपने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखा।
यह युवक असाधारण रूप से सुसंस्कृत था। उनकी हर एक हरकत में एक गहन मर्दाना आकर्षण था। कैफेटेरिया में हर एक व्यक्ति जल्द ही अपने हार्मोन का विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। प्रतिष्ठित परिवारों की युवा महिलाएं जो मूल रूप से भोजन करने आई थी, वे सभी उसे ऐसी दृष्टि से देखती थी कि वे उसे खा सकें, जबकि वास्तव में उनके चेहरे बेहद चुलबुले थे। वेई को भी आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी यह शख्स खाना खाने आता तो लड़कियों की भीड़ उस पर अपनी पलकें झपकाने लगती? क्या उसे बदहजमी नहीं होगी? वेई को पता नहीं चल सका। एक निश्चित महामहिम पहले कभी कैफेटेरिया में नहीं आए थे। जब से उन्होंने अकादमी में प्रवेश किया, उनकी सभी जरूरतों का ध्यान शेडो ने रखा। पहाड़ी झरनों से पानी लाया गया। भोजन महल के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों द्वारा बनाया जाता था, एक विशेष विधि से गर्म रखा जाता था और हर रात व्हाइट अकादमी में पहुंचाया जाता था। तो जैसे ही बेली जियाजू ने कैफेटेरिया में प्रवेश किया, उसकी घनी भौहें तन गई थी। फिर भी उम्मीदों के विपरीत कोई वास्तव में इस समय लापरवाही से आगे बढ़ गया। वह वास्तव में आई थी। एक बूट चाटने वाले कीड़े ने इतना कुछ हासिल किया है, हमारे पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि हेलियन मेई थी। उसके साथ प्रभावशाली परिवारों की कई अन्य युवा लड़कियां खड़ी थीं। उसके अलावा बाकी सभी सुपीरियर कंपाउंड से थे। हेलियन जियो एयर भी उनमें से एक थी। उसकी लंबी स्कर्ट लहरा रही थी, पानी की एक बूंद की तरह कोमल। बोलते समय भी उसकी आवाज धीमी थी और नर्म लग रही थी। तीसरी बहन, अब और मत कहो। मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? दूसरी बहन बहुत दयालु है, इसीलिए तुम्हें उस दुष्ट लड़की ने परेशान किया है। चाहे कुछ भी हो, हेलियन मेई अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारने की बात नहीं भूल सकती। उसने वेई पर जो नजर डाली वह गुस्से से भरी हुई थी। हेलियन जियो एयर भी वास्तव में हेलियन मेई को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले से वह भी वेई का एक अच्छा शो बनाना चाहती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब उसने वेई को बेली जियाजुए के साथ देखा, तो उसके दिल में बुरी भावनाएं उमड़ पड़ी। इस फूहड़ की ऐसी कैसी किस्मत थी कि उसने इस युवा स्वामी से इस तरह दोस्ती कर ली। हालांकि हालांकि उसकी शक्ल सूरत सामान्य से हटकर थी, फिर भी वह इंफीरियर कंपाउंड का एक गरीब और पांडित्यपूर्ण छात्र है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक छात्र की टोपी भी नहीं खरीद सकते थे। लॉर्ड मुरो के उच्च और महान जन्म के विपरीत वह अभी भी युवा है, फिर भी पहले से ही इतने निपुण है। यह सोचते समय हेलियन जियो एयर की आंखें घूम गईं और उसने तुरंत ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह थोड़ा झिझक रही हो। उसने कहा, तीसरी बहन, सबसे पुरानी बहन के दोस्त अभी भी यहाँ हैं। अगर वे गलत समझेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद उसने बेली जिया जुए की ओर देखा। उसके मुंह के कोनों में एक शर्मीली और मासूम मुस्कान थी। यंग सर, हम फिर मिलेंगे। बेली जिया जुए ने अपनी आंखें उठाई। गहरी पुतलियों में बारीक शिराओं वाले पैटर्न थे, इतने गहरे कि लोग तुरंत उनमें समा जाएं। हेलियन जियो एयर के दिल की तारें अवर्णनीय रूप से कांप उठी। सुपीरियर कंपाउंड में पहले यह युवक ही खड़ा था, फिर भी उसे आसानी से लगा जैसे उसके शरीर में कोई जादू है। और अब उसकी आवाज को करीब से सुन रहा हूं, एक स्पष्ट और ठंडी, गहरी और सुरीली आवाज, फिर भी मार्च में वसंत की हवा की तरह ठंडी और उज्ज्वल, दिल को खुश करने वाली और मन को तरोताजा करने वाली, एक विशेष प्रकार की आरामदायक अनुभूति के साथ। हेलियन जियो एयर ने एक बार फिर अपना दिल स्थिर कर लिया। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति तेज हो गई। पिछली बार यंग सर से अलग होने के बाद मैंने अभी तक सर को दोबारा नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि आप उस दिन मुझे ढूंढने के लिए सुपीरियर कंपाउंड में किस कारण से आए थे। चूंकि वह लॉर्ड मुरो को उस फूहड़ से नफरत करने में सक्षम थी, अगर वह कोई दूसरा आदमी होता तो वह इसे पहले की तरह फिर से कर सकती थी। इसके अलावा इस युवा स्वामी की स्पष्ट दृष्टि सबसे पहले उस पर थी। यदि यह बदसूरत लड़की वेई नहीं होती जो उसे मुआवजा दे रही होती, तो उसे लगता कि यह युवा स्वामी उस पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाता। साथ में दोपहर के भोजन पर जाने की बात तो दूर की बात है। यह बस एक परी कथा होगी। हेलियन जियो एयर को अपनी सुंदरता पर भरोसा था। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो उसे अस्वीकार कर सके। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसका सुंदर हल्का लाल चेहरा कमल की कली जैसा लग रहा था जो अभी खिलने ही वाली थी। बेली जिया जुए को देखते ही उसकी सुंदर आंखें चमक उठी। उसकी पलकें स्याही की तरह काली थी। यह सिर्फ इतना है कि हेलियन जियो एयर को नहीं पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि महामहिम शाही पुत्र था, जिसे पहले कभी भी सुंदर महिलाओं में दिलचस्पी नहीं थी। उसके सामने आने वाली कोई भी आकर्षक महिला मूल रूप से उसके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी जाएगी।
नांगोगली के शब्दों का उपयोग करते हुए, यदि कोई महामहिम किसी सुंदर चेहरे को देखना चाहता है, तो उसे बस हर दिन एक दर्पण को देखने की जरूरत है। कोई भी वास्तव में तुलना नहीं कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हालांकि अजीब बात यह है कि इस बार बेली जियाजू ने आश्चर्यजनक रूप से हेलियन जियोएर के चेहरे को देखा और काफी देर तक रुकी रही। हेलियन वेई वेई ने अपनी सुडौल भौहें बुनी। उसने नहीं सोचा था कि यह लड़का ऐसा होगा जो चेहरे को देखता है, दिल को नहीं। यदि वह अन्य लोगों की तरह ही होता, तो इस चावल को खाते रहने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, उनके रिश्ते को जारी रखने की जरूरत नहीं थी। बेली जियाजू ने जितनी देर तक हेलियन जियोएर को देखा, हेलियन जियोएर का चेहरा उतना ही अधिक संतुष्ट दिखाई दिया। उसके गालों पर एक अच्छा दिखने वाला गुलाबी रंग उभर आया, जबकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो फिर से अपना मुंह खोलने जा रही थी। जब उसने देखा कि बेली जियाजू उसकी ठुड्डी को अपनी हथेली से सहारा दे रहा है, उसने गंभीरता से अपनी भौहें सिकोड़ ली और न तो जल्दी से और न ही धीरे से बोला, तुम कौन हो? उनका स्वर अच्छा, हल्का, शांत और सुस्त लग रहा था, और एक विशिष्ट शालीनता लिए हुए था। जिसने भी इसे सुना उसे यह महसूस कराया कि यह आनंददायक था। तथापि, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? इन 3 शब्दों को सुनने के बाद हेलियन जियोएर के छोटे चेहरे स्विश का रंग तुरंत उड़ गया, क्योंकि उसके हाथों ने उसके रुमाल को मजबूती से पकड़ लिया और उसे मरोड़ दिया। वे शर्मीली आंखें जो बेली जियाजुए की दिशा में देख रही थी, अब स्तब्ध हो गईं। आखिरकार इसे सहन करने में असमर्थ होने पर उसने चाहा कि वह बस मुड़ जाए और चली जाए। वे भी स्तब्ध रह गए। उसने अपना सिर घुमाया और बेली जियाजू के दुष्ट मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। इस आदमी को अभी भी हेलियन जियोएर याद होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उसकी याद थी, इसलिए उसने जानबूझकर उस तरह से पूछा था। अद्भुत, बहुत प्रभावशाली। अगर आसपास इतने सारे लोग नहीं होते, तो वे वास्तव में उसे शाबाशी और कुछ प्रशंसा देना चाहते। प्राचीन काल हो या आधुनिक काल, ऐसी चालाकी और चतुराई आसानी से देखने को नहीं मिलती थी। बेली जियाजुए ने स्वाभाविक रूप से वे के उसे देखने के तरीके पर ध्यान दिया। वह उसकी ओर मुड़ा और अपने होठों को मोड़ लिया, जैसे कि उससे मोहक ठंडक फैल रही हो। 1 मिनट के लिए वेई को आश्चर्य हुआ कि क्या बेहतर होगा कि वह इस आदमी से थोड़ी दूरी बना लेती। आखिरकार, उसका अत्यधिक चतुर होना खतरनाक था। बेली जियाजुए का स्तर बहुत ऊंचा था। उसने केवल उस छोटी लोमड़ी की शक्ल पर नजर डाली और पहले से ही जान गया कि वह क्या सोच रही थी। उसने मुस्कुराने का भाव वापस ले लिया और पूरी तरह से अनजान दृष्टि से अपनी आंखें भर ली। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वेई को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही होगी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि पहली बार जब वह इस लड़के से मिली थी, तो संकट की भावना बहुत प्रबल थी। इसलिए वह लगातार उससे सतर्क रहती थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह व्यक्ति अभी भी बुरा नहीं लग रहा था। उसे लोगों के बारे में ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। थोड़ा और खाओ। यदि आप उसे नहीं जानते, तो इसके बारे में चिंता मत करो। ठीक है, बेली जियाजुए ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसकी नीची निगाहों में थोड़ा आश्चर्य था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले ही इस हद तक दिखावा कर चुका है, फिर भी इस छोटी सी बात के बारे में उसे अभी भी संदेह था। इसे छोड़ें। अरे, यह कैसे संभव है? शिकार जितना अधिक चालाक होगा, उसे वश में करने में व्यक्ति को उतनी ही अधिक संतुष्टि महसूस होगी। बेली जियाजुए ने अपने पतले होंठ मोड़े। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कुराहट का भाव झलक रहा था। उनका इरादा एक मार्शल की तरह बनने का था, जो कमांड टेंट में बैठकर हुक्म चलाता था और हर चीज पर नियंत्रण रखता था। इसलिए उसके पास प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्य था। हेलियन जियोएर जितनी किसी को भी सहने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। उसे केवल यह महसूस हुआ कि कैफेटेरिया में हर कोई उसे घूर रहा था, जिसमें सुपीरियर कंपाउंड के उसके दोस्त प्रभावशाली परिवारों की लड़कियां भी शामिल थीं। हेलियन जियोएर इस उम्र तक बड़ी हो गई थी, फिर भी यह पहली बार था जब उसने इतना चेहरा खो दिया था। इससे हेलियन जियोएर को इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह अपना गुस्सा कैसे निकाले। दूसरी बहन, आपके और इस आदमी के बीच कहने को क्या है जो एक छात्र की टोपी भी नहीं खरीद सकता? हेलियन मेई इतने लंबे समय तक रक्षा विभाग में रहे थे। भले ही वह मूर्ख थी, फिर भी वह जानती थी कि उसे इस समय हेलियन जियोएर को उसकी दुर्दशा से बचाने में मदद करने के लिए बात करनी चाहिए। उसने वेई की ओर तिरस्कार से देखा। वे कब्र की ओर उसी रास्ते से जा रहे हैं। हेलियन जियोएर, हेलियन मेई का संदेश प्राप्त करने के बाद, तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखने लगा जिसे अन्याय महसूस हुआ। मैंने केवल यह देखा कि इस युवा महोदय ने इतने गंदे कपड़े पहने थे, बस इतना ही। और कुछ नहीं।
हमारी पृष्ठभूमि समान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला था। जर्ज वेई वेई की सुंदर भौहें एक साथ बुनी हुई हैं। यह काफी है कि उन्होंने उसके बारे में बात की। अब उसके बगल वाले व्यक्ति पर भी व्यंग्य किया गया। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वह क्रोधित नहीं होंगी? वेई वेई ने बांस की चॉपस्टिक को एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में पिन किया, जैसे कि उसके धर्मी विद्यार्थियों पर दुष्टता का एक धागा खींच गया। लेकिन तभी सुपीरियर कंपाउंड से मास्टर जिंगवू वांग यूनुच सन के साथ कैफेटेरिया में पहुंचे। जब उसने जर्ज शब्द सुना तो वह इतना घबरा गया कि उसने अपने हाथ में रखी हॉस्टेल विस्क को लगभग फेंक ही दिया। जिंगवू वांग बिल्कुल अजीब लग रहा था। यूनुच सन, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अकादमी में यह कैफेटेरिया अच्छा नहीं है? इसके संबंध में यूनुच सन को निश्चिंत होना चाहिए। तीसरे राजकुमार के आने तक प्रतीक्षा करें। महामहिम के लिए शाही परिवार का गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने के लिए एक विशेष शेफ होगा। बोलने के बाद उसने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा, दरअसल हिजड़ा सन, तुम्हें यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं थी। मेरे द्वारा इस जगह की निगरानी करने से कोई समस्या नहीं होगी। क्वोट। हिजड़ा सन रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। आपको लगता है कि मैं यहाँ आने को तैयार था? बूहू, मैं शाही सैनिकों के साथ पहाड़ की तलहटी में गया था और पूरे एक दिन इंतजार किया था। अब तक इंतजार किया, फिर भी वह व्यक्ति अब छात्रों की भीड़ में सादे कपड़े से बना काला गाउन पहने हुए दिखाई दिया। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसके पेट का गड्ढा पूरी तरह से कांप गया। ठीक है। अपने दिल को स्थिर करने के लिए एक साथ 2 गोलियां निगलने के बाद भी उसने नियंत्रण नहीं खोया और जोर से चिल्लाया, महामहिम, जिन्हें महल के अंदर रहना चाहिए, यहाँ कैसे प्रकट हुए? ऐसा कैसे हुआ कि वह शुभकामना संदेश भी नहीं भेज सका? अरे नमस्ते। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने अकादमी का लेआउट पूरा नहीं देखा था और जहां राष्ट्रपति थे वहां भी नहीं गए थे। सेवानिवृत्त सम्राट के पास अभी भी समय था। संक्षेप में, यह कैसे हुआ कि किसी ने उन्हें यह सूचना नहीं दी कि तीसरा राजकुमार पहले ही व्हाइट अकादमी में प्रवेश कर चुका है, और आए भी तो एक साधारण विद्यार्थी के रूप में? तो क्या अब वह महल में लौट सकता है और सेवानिवृत्त सम्राट को रिपोर्ट कर सकता है कि उसे तीसरा राजकुमार पहले ही मिल गया है? इस बिंदु पर सोचने के बाद यूनुच सन का पूरा शरीर उत्तेजित हो गया और बस आगे बढ़ने ही वाला था कि बेली जियाजू की एक आकस्मिक नजर ने उसे रोक दिया। उस बेहद ठंडी नजर के भीतर एक भयानक ठंडी और असहानुभूतिपूर्ण चेतावनी पूरी तरह से जारी हो गई। हिजड़ा सुन बहुत चतुर व्यक्ति था। उसने अपना अधिकांश जीवन महल के भीतर बिताया था, अपने मालिक के हर शब्द और कार्य को, भले ही वह 100% अनुमान नहीं लगा सका, फिर भी वह उनमें से 70% को देख सकता था। अभी महामहिम का इरादा स्पष्ट रूप से यह चाहता था कि वह उनके पास न आए। हिजड़ा सुन। जिंगवू वांग ने उसे चुपचाप दूर की ओर देखते हुए देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी निगाहें उस ओर घुमाई जहां यूनुच सन की दृष्टि रेखा थी, जिसके बाद वह संतुष्ट होकर हंसा। जिसे यूनुच सन देख रहा है, वह वास्तव में हेलियन परिवार की प्रतिभाशाली युवा बेटी है। अभी वह पहले से ही मेरी आधिकारिक शिष्या बन गई है। मूल रूप से, यूनुच सन अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि जब सुपीरियर कंपाउंड के इस शिक्षक ने उसके लिए एक अच्छा कवर ढूंढा तो कैसे दिखावा किया जाए कि उसने महामहिम को नहीं देखा था। वह हंसा और अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी नजर महामहिम के व्यक्तित्व से हट गई और उसने उत्तर दिया, मैंने पहले हेलियन परिवार की दूसरी बेटी के बारे में सुना था जो एक देवता की तरह सुंदर थी और सामान्य परिवारों की लड़कियों के विपरीत एक प्यारा स्वभाव था। आज उसे देखने के बाद निश्चित रूप से वह सामान्य से बाहर है। मास्टर वास्तव में भाग्यशाली हैं, जिन्होंने असीमित संभावनाओं वाले शिष्य को स्वीकार किया है। तुम बहुत दयालु हो। तुरंत निराशा का इशारा करते हुए, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी भी कम नहीं हुई, यह बच्चा वास्तव में बहुत उज्ज्वल है। जब पत्नी के चयन का समय आएगा, तब भी मैं उस पर थोड़ा और नजर रखने के लिए हिजड़े सुन की ओर देखूंगा। कॉन्सर्ट सिलेक्शन। ये 2 शब्द सुनकर कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। इनमें हेलियन वेई वेई भी शामिल थी। यह देखकर कि कैसे हर किसी ने अपनी निगाहें इधर उधर कर ली, हिजड़ा सुन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ पर कांटे चुभ रहे थे। यह मंत्री जिन किसी अन्य समय भी पत्नी चयन का उल्लेख कर सकते थे, फिर भी उन्होंने इस समय इसका उल्लेख करने पर जोर दिया। यदि आप बात करते रहेंगे तो शायद तीसरा राजकुमार वास्तव में गलत समझेगा कि वह अपनी पीठ पीछे लोगों से रिश्वत ले रहा है।
जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा, तो यूनुच ने तुरंत बेली जिया जुए की दिशा की ओर रुख किया और उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने अपने इरादे को व्यक्त करने के लिए उत्साहपूर्वक अपनी निगाहों का इस्तेमाल किया था। महामहिम, आप बिल्कुल मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं वास्तव में आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, कोई दूसरा विचार नहीं, और यहाँ तक मृत्यु तक आपका साथ दूंगा। मुझे कभी भी किसी मंत्री से खांसी नहीं हुई, हालांकि कभी कभार मुझे कुछ लाभ भी मिले, लेकिन मैं भी आपकी उपस्थिति में ऐसा नहीं करूंगा। बेली जियाजू केवल चाय पीने में ही व्यस्त रहा और अपनी उंगलियों से चीनी मिट्टी के सफेद चाय के कप के साथ खेलते हुए यूनुच की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, जैसे कि वह सामान्य विचार को समझ गया हो। हिजड़ा सूरज घूम गया, लगभग आंसू में डूब गया। बू हू महामहिम द्वारा उन्हें बस उदासीन रुख दिखाया गया था। उनके बगल में खड़े मंत्री जिनको समझ नहीं आया और उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आज यूनुच के साथ क्या हो रहा है? जब से वे कैफेटेरिया में दाखिल हुए हैं, वह सचमुच अजीब व्यवहार कर रहा है। हमला करने का मौका चूकने के बाद हेलियन वेई ने बस बांस की चॉपस्टिक ले ली जिसका वह उपयोग करने जा रही थी और धीरे से उन्हें वापस नीचे रख दिया। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि मंत्री जिन के सामने कोई कदम उठाना चाहे। अकादमी में प्रवेश से पहले अकादमी अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था। वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे पकड़े न जाएं। यह मंत्री जिंग आमतौर पर पहले से ही इंफीरियर कंपाउंड के उन जैसे छात्रों को हेयर दृष्टि से देखता था, हर किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। आज के जैसे मिलनसार रवैये के साथ उन्हें देखना दुर्लभ है। इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि बूढ़े हिजड़े का उसके बगल में चलना कोई साधारण बात नहीं थी। वेई अपने हाथ में बांस की चॉपस्टिक से बजा रही थी। दरअसल वह पहले ही हर चीज का स्पष्ट विश्लेषण कर चुकी थी। मंत्री जिंग इस तरफ हंस रहे थे और वह हेलियन जियो एयर की ओर मुड़े और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यूनुच का स्वागत करने के लिए जल्दी करें। हेलियन जियो एयर इस तरह से संबंध बनाने में काफी कुशल थी और तुरंत कमल के फूल की तरह नाजुक कदमों से आगे बढ़ी, हल्के से मुस्कुराई और अपना मुंह खोलने वाली थी। यूनुच ने तुरंत कहा, हे भगवान, मिस जियो एयर, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मुझे अभिभूत कर देता है। महामहिम द्वारा पत्नी चुनने के मामले में हम में से जो नौकर हैं, वे कैसे कुछ कह सकते हैं। जब वह इस ओर बोल रहा था, तो उसने अपनी निगाहें हटा ली और उस पर नजर डालने के लिए बार बार बेली जियाजू की दिशा की ओर मुड़ गया। बेली जियाजुए पहले की तरह ही थी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अंततः उसने अपनी मुद्रा बदल ली और आलसे से लकड़ी की मेज के शीर्ष पर थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। हिजड़े का दिल उछल पड़ा और आराम नहीं कर सका, पूरी तरह से इच्छा कर रहा था कि वह इस पल में अपने मालिक के सामने घुटने टेक सके और अपने आप को महामहिम की जान के चारों ओर लपेट सके और अपने दिल से विलाप कर सके। जब यह सब कहा और किया गया है, तो वह एक हिजड़ा मात्र है जो कई वर्षों तक महल के भीतर टटोलता, रेंगता और लुटता रहा है। वह किसी के शब्दों को तौलने और उनकी अभिव्यक्ति का निरीक्षण करने में दक्षता के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वह जानता था कि अगर वह अभी चला गया और महामहिम की पहचान बताई, तो वह अब की तुलना में और भी अधिक दयनीय मौत मरेगा। इसलिए यूनुच केवल खुद को संभाल सकता था, जबकि वह इससे निपटना जारी रखता था। उसके सामने एक बूढ़ा और एक जवान। हेलियन जियो एयर को उसके इस तरह के बहाने पर विश्वास नहीं होगा। बहुत समय पहले उसने दादाजी को यह कहते हुए सुना था कि वास्तव में महल के ये हिजड़े वास्तव में नीच पृष्ठभूमि से आते थे। हालांकि उन्हें भी नीची नजर से नहीं देखा जा सकता था, खासकर उसके सामने इस हिजड़े सूरज को। कई बार उनके शब्द ऊपर वाले की राय का प्रतिनिधित्व करते थे। उनसे चिपकना सीधे तौर पर उस महामहिम से चिपके रहने के समान था। इसीलिए उसे मुस्कुराता हुआ और स्वागत करने वाला चेहरा बनाए रखना पड़ा। यदि नहीं, तो जो किन्नर उसे सत्ता में आने में मदद नहीं कर सकी, वह इस तरह के व्यवहार की हकदार कैसे होगी। हिजड़ा बहुत विनम्र है। दरबार के भीतर और बाहर किन्नर की क्षमता के बारे में कौन नहीं जानता। कुछ दिन पहले मैं अपने दादा के साथ महल में गया और दूर से हिजड़ा को देखा। हिजड़ा तीसरे राजकुमार के साथ जाने, उसकी सेवा करने में, हर चीज का ख्याल रखने में इतना सक्षम था। भविष्य में अगर जियो एयर को महल में प्रवेश करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी कुछ ऐसा होने पर हिजड़े की सलाह लेने की आवश्यकता होगी जो मुझे समझ में नहीं आता है। हेलियन जियो एयर ने ये शब्द शर्म से बोले, उसकी आवाज शुरू से अंत तक नर्म और नर्म होती जा रही थी, जबकि उसके गाल लाल हो गए थे। हिजड़ा उसके इरादे को कैसे नहीं समझ सका। इस अवधि के भीतर परिवार ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए थे। हालांकि आखिरकार वह भी कोई हिजड़ा नहीं था जो अभी हाल ही में महल में आया था।
कौन सा उपहार स्वीकार किया जा सकता है और कौन सा उपहार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यह वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था। हेलियन परिवार की यह दूसरी मिस वास्तव में बहुत अच्छी दिखती थी। उसकी पृष्ठभूमि और चेहरे की विशेषताएं काफी अच्छी थी, खासकर उसकी दो आंखें जो आंसुओं से भरी हुई लग रही थी। यदि वह उसे निखारेगा तो शायद महामहिम को उसकी शैली पसंद आएगी। उसे बस थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आखिरकार भविष्य में किसका पक्ष लिया जाएगा या किसका नहीं, यह कहना कठिन है। उसने उन उपहारों को लगातार अस्वीकार कर दिया, फिर भी अंत में उन्हें स्वीकार कर लिया, खुद को उस समय से बचाने के लिए जब हरम में किसी का भी उस पर समर्थन नहीं किया जाएगा। बेशक उसने ये काम हमेशा अपने मालिक को ध्यान में रखकर किया था। यदि वह कोई बदसूरत व्यक्ति होता या जिसकी पृष्ठभूमि खराब होती तो वह महामहिम के सामने उसका उल्लेख भी नहीं करता। तथापि ये सब मेस हॉल में आने से पहले उनके विचार थे। अभी उन्होंने केवल यही प्रार्थना की कि महामहिम उनकी कई वर्षों की विचारशील और कर्तव्यनिष्ठ सेवा पर विचार करें और उसका श्रेय दे और उनके पुराने जीवन पर दया करें। हिजड़े सूरज के हाथ कांपने लगे। वो फिर से बेली जियाजू की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा। हेलियन जियोएर ने देखा कि वह बात नहीं कर रहा है, इसलिए वह मन ही मन थोड़ा दुखी हुई। इस बूढ़ी औरत को सामने दिखाने के लिए उसने पहले ही खुद को इतना नीचे गिरा लिया था, और इस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह भी नहीं खोला। इसका मतलब क्या था? हिजड़ा सूर्य, तुम क्या देख रहे हो? ऐसा प्रतीत होता है कि हेलियन जियोएर का धैर्य समाप्त हो गया था। बूढ़े को अपना ध्यान मेज पर केंद्रित करते हुए देखा जहां वेई वेई का समूह बैठा था। उसकी सुडौल भौहें मुड़ गईं। क्या आप उस युवक को जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिजड़े सन ने देखा कि महामहिम की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। हिजड़े का दिल और कलेजा कांप उठा और वो तुरंत जोर से हंसने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी परिचित को देखा हो, लेकिन ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है। हे भगवान, यह पुरानी जोड़ी धुंधली होती जा रही है। हेलियन जियोएर ने देखा कि माहौल बेहतर हो गया है, इसलिए वह भी जवाब में मुस्कुराई। बिल्कुल। आप संभवतः इस युवा व्यक्ति से परिचित नहीं हो सकते। मुझे यह भी नहीं पता कि इस वर्ष अकादमी के साथ क्या हो रहा है। आम लोगों को भर्ती करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है। यहाँ आपकी आंखों का गलत होना सामान्य है। ये शब्द सुनकर हिजड़ा सूर्य और भी अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। इस बार उनमें किसी आम आदमी पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं बची। उसकी हथेलियों से पसीने की परतें दर परतें बहने लगी। चलो हम भी दूसरी जगह घूमने चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। मंत्री जिन की शुद्ध सफेद लंबी आस्तीनें हिल गईं क्योंकि उनकी आवाज में एक मुस्कुराहट समाहित थी। कृपया हिजड़ा सुन। अच्छा। यूनुच ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द निकल जाए, जिससे अन्य लोग बहुत हैरान हो गए। वे कैसे जान सकते थे, अगर वे बात करना जारी रखते तो शायद वह अपने अवशेषों के किसी भी निशान के बिना सचमुच मर जाता। मंत्री जिन भी अब देर नहीं कर रहे थे और केवल हेलियन जियोएर को बुलाने के लिए अपना मुंह खोला ताकि वह उनके साथ आ सके। सम्मानित अतिथि के चले जाने के बाद कैफेटेरिया में सामान्य माहौल फिर से शुरू हो गया। हेलियन मेई ने वेई वेई पर ठंडी नजर डाली। कुछ लोग हैं, भगवान, जो हमेशा अपनी ताकत का अनुमान लगाने में असफल होते हैं और दूसरी बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। वे खुद को दर्पण में ठीक से नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि अन्य लोग उनके जैसे थे, जिनकी आंखें केवल भगवान मुरोग पर थी। अब ठीक है, दूसरी बहन तीसरे राजकुमार की पत्नी बन जाएगी। एक निश्चित व्यक्ति केवल अपनी सगाई रद्द करने के बाद सेकंड हैंड सामान बन सकता है। बोलने के बाद वह अपना मुंह ढंकने में व्यस्त थी, फिर अपना हाथ उठाया और हल्के से मेरे मुंह को 2 बार थपथपाया। मेरे इस मुंह को देखो। सबसे बड़ी बहन, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो तुम नहीं हो। हालांकि तुम्हारी छोटी बहन के रूप में मैं अभी भी तुम्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द पेश करती हूँ। भले ही कोई तुम्हें नहीं चाहता हो, फिर भी तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए एक गरीब और पांडित्यपूर्ण युवक नहीं ढूंढना चाहिए। इसके बजाय तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम लॉर्ड मुरोग से कुछ नर्म शब्द कहें। किसी भी स्थिति में, वैसे भी आप पहले भी उससे बहुत कुछ कह चुके हैं। यह संभव है कि प्रभु का हृदय नर्म हो जाए और वह अब भी आपको क्षमा कर देगा। आप में से बाकी लोग क्या सोचते हैं? एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। जब हेलियन मेई ने अपने पीछे खड़े प्रतिष्ठित परिवारों की युवा लड़कियों से पूछा तो वह हंस पड़ी। उन्होंने अपने रुमाल पकड़ रखे थे। उनके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वेई वेई को देखना मिट्टी के उस ढेर को देखने जैसा था जो कितनी भी कोशिश करने पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हेलियन मेई ने विजयी भाव से अपनी ठुड्डी उठाई। आह, मुझे रुकना चाहिए, मुझे बात करना बंद करना चाहिए। यह माहौल अच्छा नहीं है।
चलो हमें तरजीह देने के लिए एक शेफ खोजें। चलो बहनों, उन्होंने फिर से कुशलतापूर्वक कान भेदने वाली हंसी की एक श्रृंखला को एक साथ पिरोया। केवल हेलियन मेई का वह पैर अभी हटा ही था कि उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर अब उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। कोट। अचानक वह जमीन पर घुटने टेक रही थी। उसके सामने बचा हुआ खाना भी किसी तरह छलक गया और तेल से भरे उसके चेहरे और बालों पर गिर गया। याद। उसके पीछे चल रही नौकरानी तेजी से उसके शरीर को सहारा देने के लिए चली गई, लेकिन कुछ भी नहीं बचा सकी। मेरा चेहरा, मेरे बाल। थेलियन वेई वेई, बस आप प्रतीक्षा करें। थेलियन जियो एयर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और चिल्लाने लगी, और वह पागलों की तरह कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। वेई वेई सोच में खोई हुई लग रही थी जब उसने लकड़ी के चॉपस्टिक्स को देखा जो अभी तक उसके हाथ से नहीं छूटे थे। उसने धीरे धीरे बेली जियाजू का सामना उन आंखों से किया जिनमें थोड़ा विरोध था, फिर उसने तुरंत अपनी स्थिति घोषित कर दी, यह मैं नहीं थी। वास्तव में, बेली जियाजुए ने अपना हाथ पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी उंगलियों पर पानी की बूंद सूखी नहीं थी। उसने शांति से अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए का इस्तेमाल किया। वेई वेई खुद को एक अच्छे व्यवहार वाली लड़की के रूप में देखती थी जो झूठ नहीं बोलती थी। मैं कार्रवाई करने की योजना बना रही थी, लेकिन मैंने समय पर कार्रवाई नहीं की, फिर भी वह पहले ही गिर गई। हम बेली जियाजू ने लापरवाही से जड़ी बूटी वाली चाय का एक कौर पी लिया। जमीन बहुत फिसलन भरी थी। वेई वेई ने सिर हिलाया, यह रहा होगा। अरे, इसके बारे में बात करते हुए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई न करना भी मुझे थोड़ा उदास महसूस कराता है। यार, वो इस तरह कैसे गिर सकती है? इस तरफ वेई वेई अभी भी घाटे में दिख रही थी। दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर छिपकर छाया के मुंह के कोने जोर से कांपने लगे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके मालिक के मुंह के कोनों से एक मुस्कुराहट भरी अभिव्यक्ति उभर रही थी, जिससे एक व्यक्ति को ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। वह वास्तव में किसी भी जमीन बहुत फिसलन भरी थी और ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करता था। महामहिम ने जरूर कार्रवाई की होगी। हालांकि ध्यान से सोचने पर हेलियन जियो एयर जल्द ही तीसरे राजकुमार से शादी करेगी। यह अभी भी एक व्यक्ति को बहुत खुश करता है। वेई वेई को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो और अचानक जोर से हंस पड़ी हो। बेली जियाजू का चाय का कप पकड़े हुए हाथ थोड़ा तनावग्रस्त था। उसकी आवाज किसी भी तापमान से रहित हो गई, किसी व्यक्ति को खुश करता है। थम। वेई वेई ने उसकी ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा, मुझे मत बताओ, तुम इसके पीछे का कारण नहीं जानते। कुछ दूरी पर छिपी छाया का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया। उसे बहुत बुरा पूर्वाभास क्यों हुआ? थेलियन परिवार की यह सबसे बड़ी बेटी कुछ चौंकाने वाली राय घोषित नहीं करेगी और महामहिम की उसके सामने आलोचना नहीं करेगी, है ना? क्या उसे तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि इसे सुनने के बाद महामहिम की भावनाओं को ठेस न पहुंचे? जैसे कि उसे अपने इरादे के बारे में पता चल गया हो। बेली जियाजू ने शैडो की सीट की ओर रुख किया और उसकी ओर देखा। अनुशासित ठंडी आंखों की उस जोड़ी के भीतर एक कड़ी चेतावनी दी गई थी। छाया का शरीर तुरंत पीछे हट गया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। युवक ने अपना सिर घुमा लिया। उसके चेहरे का किनारा सुंदर चमक से भरा हुआ था और एक सपाट स्वर के साथ उसने लापरवाही से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। वह वास्तव में इसे सुनना चाहता था। किसी अन्य व्यक्ति के उससे विवाह करने पर उसे खुश होने का क्या कारण होगा? फिर मैं आपको यह मामला बताऊंगा। आपको अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। मुझे संदेह है कि तीसरा राजकुमार वह। वेई वेई ने दाएं बाएं देखा, जिसके बाद उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, उसमें समलैंगिक प्रवृत्ति हो सकती है। ओह! छाया लगभग हौंफने लगी, अपने कोने में दम घुटने से मौत हो गई। समलैंगिक समलैंगिक प्रवृत्तियां। उसकी महानता। क्या समलैंगिक प्रवृत्ति है? छाया ने अपना सिर उठाया, वह बिना सोचे समझे डर गई और उसने अपने से कुछ ही दूरी पर मौजूद युवक की शक्ल देखी, उसका दिल कांप उठा। अरे नहीं! हे भगवान! इस बार महामहिम वास्तव में नियंत्रण खो देंगे और इस हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी को मौत के घाट उतार देंगे। यह महामहिम के चुंबन के लिए 10 टन चांदी का उपयोग करने की तुलना में एक व्यक्ति को अपनी सहन क्षमता की सीमा से भी अधिक सहन करने की आवश्यकता होती है। बेली जियाजू भी दंग रह गई। उसकी सुंदर घनी भौहें सिकुड़ गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी सुना था उस पर विश्वास करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। यह अज्ञात है कि क्या वह क्रोधित था या यह कुछ और था। वह अप्रत्याशित रूप से राक्षसी रूप से ठंडे स्वर में हंसा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तीसरा राजकुमार, वह व्यक्ति, समलैंगिक हो सकता है।
वेई वेई ने लड़के का आकार देखते हुए ऊपर से नीचे तक देखा, उसके पतले होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। भले ही हेलियन जियोएर ने वहां शादी कर ली हो, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, यदि आपने भी पत्नी चयन में भाग लिया, तो आपको निश्चित रूप से चुना जाएगा। उस तीसरे राजकुमार को थोड़ा आकर्षित करने के लिए आपके इस चेहरे पर भरोसा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या निश्चित रूप से चुना जाएगा? क्या प्रलोभित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? बेलीजिया जुए की लंबी और पतली कामुक आंखें खतरनाक ढंग से तिरछी हो गईं, एक अज्ञात रोशनी चमक उठी। आपको कैसे पता चला कि तीसरे राजकुमार में समलैंगिक प्रवृत्ति है? दुनिया में हर कोई जानता है कि तीसरे राजकुमार ने कभी भी खूबसूरत महिलाओं से संपर्क नहीं किया था। कथित तौर पर, यहां तक घोस्ट पैलेस में भी केवल पुरुष नौकर थे, और वे सभी युवा और सुंदर लड़के थे। यदि वह समलैंगिक नहीं था और वह जोश और ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति था, तो कम से कम उसके पास अपना बिस्तर गर्म करने के लिए एक नौकर लड़की होनी चाहिए थी, है ना? वेई वेई का संदेह भी निराधार नहीं था। हालांकि निष्कर्ष ने अभी भी बेली जियाजू को उसके दिल में ठंडी हंसी उड़ाए। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब वह उसे अपनी समलैंगिक प्रवृत्तियों का पूरी तरह से अनुभव कराएगा। यह देखकर कि युवक ने बात नहीं की, वेई वेई ने भी सोचा कि वह उस रहस्य से अवाक रह गया है जो उसने अभी अभी उससे सुना था। निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्राचीन काल है या आधुनिक समय में, या चाहे वह पुरुष हो या महिला। इन गपशप प्रकार की चीजों के संबंध में कोई भी इसका आनंद लेते नहीं थकेगा। वेई वेई के चेहरे पर "मैं समझती हूँ" का भाव था, और उन्होंने बेली जियाजू के कंधे को थपथपाते हुए कहा, आपको ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह खबर सुनने के बाद आप अब और चुप नहीं रह सकते, तो आप अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। चिंता मत करो। बेली जियाजू ने उदासीनता से उसके कंधे पर रखे हाथ को देखा, क्योंकि उसके पतले होंठ आधे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, एक चाप में झुके हुए थे जो एक मुस्कुराहट थी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। मैं किसी को बताने के लिए एक उपयुक्त समय ढूंढूंगा। हालांकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आप ही होंगे। ये शब्द सुनने के बाद वेई वेई कुछ कहने जा रही थी, जब उसने बाईं ओर के एक छोटे से दरवाजे से धीमी हंसी की आवाज सुनी। वेई वेई अपनी भौहें ऊपर उठाकर दरवाजे पर खड़े नानगोंग लाई की ओर मुड़े। नानगोंगली ने अपना हाथ उठाया। उसके गले में हंसी को वापस निगलना आसान नहीं था। उसकी आवाज स्पष्ट थी, आप लोग अपनी चर्चा जारी रखें। हाँ, जारी रखें, हाँ। मुझे अनदेखा करें। आप मेरे साथ पूरी तरह से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। सौभाग्य से वह जल्दी वापस आ गया, अन्यथा वह इतना अच्छा दृश्य देखने से चूक जाता। यह बहुत ही हास्यास्पद है। उसे अपना सिर घुमाना होगा और व्यक्तिगत रूप से अहजू से पूछना होगा कि जब उसने किसी को समलैंगिक प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसे क्या महसूस हुआ। हा हा हा, पफ। अरे नहीं, वह फिर से अपनी हंसी नहीं रोक सका। आप किस बात पर हंस रहे हैं? वेई वेई को वास्तव में यह समझ नहीं आया। बेली जियाजू ने नांगोंगली की ओर देखते हुए उदासीन दिखाई दिया, अपने हाथ में चाय का कप उठाया, हल्के से एक और पीते हुए कहा, अपनी मृत्यु के समय फिर से हंसो। नांगोंगली का शरीर अचानक अकड़ गया। तथापि बेली जियाजू थोड़ा रुक, फिर अचानक मुस्कुरे, आप जो कह रहे थे उसके संबंध में, मुझे लगता है कि तीसरे राजकुमार को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि उसके सामने ये बातें कहूँ, जब तक कि मैं अपने जीवन को महत्व नहीं देता। वेई वेई ने अब और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने नए आए भुने हुए मेमने की पसलियों को कुतर दिया। नांगोंग लाई और शेडो ने एक साथ 2 बार हो हो किया। तो फिर आप अभी क्या कर रहे हैं? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। आप बिल्कुल, पुनर्तः, बिल्कुल निश्चित रूप से मरेंगे। फिर भी, बेली जियाजू ने आश्चर्यजनक रूप से वास्तव में अपने पीले होंठों को मोड़ लिया। उस प्रकार की मुस्कुराहट अहंकारपूर्ण और राक्षसी रूप से आकर्षक, ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई मजेदार खेल मिल गया हो। एक चतुर शिकारी अपने शिकार के साथ सावधानी से व्यवहार करते समय हमेशा असाधारण धैर्य रखता था। यह बिंदु बेली जियाजू के शरीर पर स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से प्रदर्शित होता है। उन्होंने हेलियन वेई वेई के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। जैसे ही दोनों लोगों ने खाना खत्म किया, वे बस क्रमशः चले गए और अपने अपने काम में लग गए। वेई वेई के जाने के बाद उस समय अंतर प्रदर्शित हुआ। बेली जियाजू ने अपनी उंगली पर काली जेड अंगूठी पहनी। उनके शब्दों का लहजा राक्षसी रूप से ठंडा था, और उन्होंने जमीन पर घुटने टेककर छाया को निर्देश दिया, उसका पीछा करो। देखो कि अगले कुछ दिनों में वह किसके संपर्क में आती है। हाँ, छाया ने आदेश स्वीकार कर लिया और वापस ले लिया।
नानगोंगली ने मुड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए अपनी नाक को रगड़ा। वह अवर परिसर में प्रवेश नहीं कर पाया था जब उसने देखा कि दो दीवारों के सुदूर जंक्शन पर हिजड़ा सूर्य जैसा प्रतीत हो रहा था और एक गर्म बर्तन के ऊपर चींटी रखी हुई थी। वह घोड़े की पूंछ पकड़कर आगे पीछे चल रहा था। पीछे उसका कॉलर पसीने से भीग गया। यह स्पष्ट है कि वह काफी समय से इस स्थान की रखवाली कर रहा था। उन्हें देखकर हिजड़े सुन की आंखों में चमक आ गई। पुट के साथ वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। महामहिम, बेली जियाजू ने उदासीनता से कहा, हिजड़ा सूर्य निश्चित रूप से तीसरे राजकुमार के सामने सबसे चमकीला व्यक्ति है। आप इतनी आसानी से घुटने कैसे टेक सकते हैं? यह सुनने के बाद हिजड़ा सन लगभग टूट गया। महाराज, उसका मालिक उसका मजाक उड़ा रहा होगा। वह पहले से ही मरने से लगभग डरा हुआ है। ठीक है, खड़े हो जाओ। बेली जियाजू ने लापरवाही से आगे का सामना किया और 2 कदम उठाए। दूर से भी कोई भी 4 बेहद ठंडे शब्द सुन सकता था, दोहराया नहीं जाना चाहिए। यूनुच सन की खोपड़ी की त्वचा कड़ी हो गई, जबकि उसने तुरंत अपनी लार निगल ली और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। नानगोंगली ने देखा कि संकट टल गया है और उसने आसानी से अपनी आकस्मिक और भद्दी उपस्थिति फिर से शुरू कर दी। हिजड़े सुन, बहुत दिनों से नहीं देखा। तुमने अपने मालिक को फिर से कैसे उकसाया? युवा मास्टर झूठ। हिजड़े सन ने उचित शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत किया और अपने पहने हुए कपड़ों पर फिर से नजर डाली। नानगोंगली ने स्वाभाविक रूप से उसकी निगाहों पर ध्यान दिया और अपने काले कपड़े और सफेद बाहरी वस्त्र को खींचते हुए शैतानी से मुस्कुराया। क्या मैं इन कपड़ों को पहनकर सुंदर दिखता हूँ? नियमित छात्रों के रूप में छिपाने का यह आपके मास्टर का विचार है? प्रतिष्ठित परिवारों की उन युवा महिलाओं को इस तरह से आकर्षित करना भी आसान है। हम्फ हम्फ। हिजड़े सूर्य ने चुपचाप अपने दिल में चेतावनी दी। जो प्रतिष्ठित परिवारों की युवतियों को आकर्षित करना चाहता था, वह स्पष्टतः आप ही थे। नानगोंगली ने बहुत लंबी आह भरी, बहुत सुंदर होना भी एक समस्या है। आह, मैं पहले से ही इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, फिर भी मुझे अभी भी उन महिलाओं को बार बार रोकना पड़ता है जिन्हें हर दिन पहली नजर में प्यार हो गया था। हिजड़े सूर्य के मुंह के कोने जोर से हिले। बूढ़ा चेहरा नकली मुस्कान लाने में कामयाब रहा। इस नौकर को याद आया कि सेवानिवृत्त सम्राट ने कहा था कि इस वर्ष व्हाइट अकादमी का उपाध्यक्ष यंग मास्टर ली होना चाहिए। आप ठीक है? खांसी। नानगोंगली ने जोर से खांसते हुए कहा, फिर भी मुझे आपके मालिक की अच्छी तरह से रक्षा करने के अलावा पहले अकादमी के माहौल से थोड़ा और परिचित होना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं जानते कि यह जुए के आने के बाद से कितनी शत्रुता भड़की है। सुपीरियर कंपाउंड के उन लोगों ने पहले ही पाया कि यह जुए उनकी आंखों के लिए अप्रिय है। मैं अब स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास कर रहा हूं। ऐसे समय में मैं महामहिम को कैसे छोड़ सकता था? हम जब यूनुच सन ने यह सुना तो वह चिंतित नहीं हुआ, बल्कि क्रोधित हुआ। कौन, जो महामहिम को प्रतिकूल रूप से देखने की हिम्मत करता है? मैं अभी उनकी तलाश करूंगा। के पुत्रों का एक समूह विद्रोह करना चाहता है, क्या यह सही है? नानगोंगली ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह मंत्री जिंग जो आज दोपहर के भोजन पर आपके साथ आए थे, उनके रिंग लीडर हैं। हिजड़े सन ने अपनी गर्दन पीछे खींची और देखा कि महामहिम किस दृष्टि से उसे देख रहे थे। उसका माथा फिर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। महाराज, यह बूढ़ा नौकर कसम खाता है, यह बूढ़ा नौकर सचमुच उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं है। बोलने के बाद उसने फिर से नानगोंग ली की ओर देखा। यंग मास्टर लाई, मिमी, आप वास्तव में मुझे नरक के ज्वलंत गड्ढे की ओर धकेलने की प्रक्रिया में हैं। वे उसे जिंदा दफनाने के लिए ही इस तरह एक बड़े घेरे में घूम रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नानगोंगली ने अपना एक हाथ बढ़ाया और अपने कंधे पर रख लिया। दुष्टता से भरे हुए उसने अपनी बाईं आंख झपकाई। आपको आराम करना चाहिए। आपके स्वामी का दिल सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। उसे किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है। किन्नर सूर्य का पूरा शरीर अकड़ गया। उसके मालिक की 2 आंखें रहस्यमय और अथाह थीं। वे वास्तव में एक व्यक्ति के पैरों की जोड़ी को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो। आपके मालिक को अभी भी आपसे कुछ चीजें करने की जरूरत है। नानगोंग लाई ने लापरवाही से और बेलगाम तरीके से अपना हाथ हटा लिया। बेली जियाजू का स्वर पहले जैसा था, बेफिक्र और उदासीन। आप किस बहाने से सुपीरियर कंपाउंड से आए? मैंने कहा कि मैंने बहुत खा लिया है और शौचालय जाना है। हिजड़े सन ने तुरंत उत्तर दिया, कृपया निश्चिंत रहें, महामहिम। भले ही मुझे 100 पित्ताशय दिए गए हों, फिर भी मैं आपकी पहचान उजागर नहीं करूंगा। बेली जियाजुए ने उसकी ओर देखा। आपको शौचालय जाने में काफी समय लग गया। आप वापस लौट सकते हैं। हिजड़े सूर्य ने अपना मुंह खोला और फिर से खोल दिया।
अंत में उसने अपने दांत भींच लिए। महामहिम, पत्नी चैन का मामला, आप वह मूल रूप से यह कहने जा रहे थे कि आप और सेवानिवृत्त सम्राट इतने लंबे समय तक लुका छिपी खेलते रहे, आप इसे कब खत्म करने जा रहे हैं? शाही सैनिक पहले से ही 2 दिनों से पहाड़ की तलहटी में इंतजार कर रहे थे। यदि वे प्रतीक्षा करते रहेंगे तो देर सबेर लोग उन्हें खोज ही लेंगे। आह, नमस्ते। कृपया उसे क्षमा करें, लेकिन वास्तव में उसमें अपना मुंह खोलने का साहस नहीं था। शाम के समय मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा। यह सुनने के बाद हिजड़ा सन अविश्वसनीय रूप से अपना सिर उठाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पास केवल इतना समय था कि वह आस्तीन को हवा में उड़ता हुआ देख सके। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है। उसी पुरानी जगह पर, कम आबादी वाले परिसर में, बुकशेल्फ के शीर्ष पर कई प्राचीन स्क्रॉल रखे हुए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर सीधा बैठा था, वेई वेई को अपना ध्यान पूरा करते हुए संतुष्ट रूप से देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी दाढ़ी को सहलाया। चूंकि उसके क्यूई चैनल पहले से क्षतिग्रस्त थे, हर बार जब वेई वेई आगे बढ़ती थी तो उसे इतना दर्द महसूस होता था कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। उसका माथा पसीने से लथपथ था। लड़की, अगर तुम बहुत थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। हुआन मिंग जियांग ने पहले कभी किसी परिवार की बेटी को इस बच्ची जैसी बुद्धिमान और कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार नहीं देखा था। वेई वेई थोड़ा मुस्कुराई, फिर उछल पड़ी और एक शाही उपपत्नी की कुर्सी पर बैठ गई और उसने आलस्य से अपनी कमर फैलाई। मैं यहाँ झपकी ले लूंगी ताकि रात होने पर मेरे पास मुफ्त भोजन का प्रबंध करने की ऊर्जा हो। मुफ्त भोजन पाओ। हुआन मिंग जियांग की सफेद भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने अनजाने में पूछा, मैंने सुना है कि थर्ड प्रिंस व्हाइट अकादमी में आएगा। दूसरे परिवारों की लड़कियां सब यही सोच रही हैं कि चैन में कैसे सफल हो। क्या क्या आप पत्नी चैन के लिए नाम सूची में नहीं है? वेई वेई ने जम्हाईली और अस्पष्ट उत्तर दिया, मैं हूं। हालांकि मुझे शादी करने में बहुत दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा तीसरा राजकुमार जिस तरह का व्यक्ति है, वह भी मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, लड़की, अगर तुम इस तरह सोच सकती हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हुआन मिंग जियांग तुरंत खड़ा हो गया और जैसे कि उसे अपने जीवनकाल का एक सच्चा दोस्त मिल गया हो, और उसने कहा, उसका वह व्यक्ति वास्तव में काफी अच्छा दिखता है, लेकिन उसके साथ बहस करना बहुत कठिन है। आप निश्चित रूप से उसके सोचने के तरीके में किसी भी तर्क के बारे में भरोसा करना भूल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, वह अभी भी ऐसा मान सकता है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद वह आपको मरने के लिए इतना गुस्सा दिलाएगा। वेई वेई ने यह सुनने के बाद अपनी ठुड्डी को छुआ और भावुक होकर आह भरते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि तीसरे राजकुमार के पास एक अच्छे दिखने वाले चेहरे के अलावा वास्तव में कोई अन्य मुक्तिदायक गुण नहीं है। यह अच्छा है कि आप समझ गए। हुआन मिंग जियांग काफी संतुष्ट हुआ और उसने उसके कंधे को थपथपाया, सुनिश्चित करें कि उसके चेहरे से आपकी इंद्रियां भ्रमित न हो। वेई वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी वास्तव में यह नहीं बता सकता कि थर्ड प्रिंस एक सुंदर लड़का है। इन आखिरी कुछ शब्दों को सुनने के बाद छाया का पैर लगभग पेड़ की शाखा से फिसल गया। उसने बस अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उसने अभी क्या सुना? सुंदर लड़का। उन्होंने कहा कि महामहिम एक सुंदर लड़का था। अच्छा नहीं है। उसे वापस उड़कर महामहिम को रिपोर्ट करने की जरूरत थी। कुछ समय बाद अवर परिसर के एक कोने पर कमरे में चंदन की गंध फैली हुई थी। कोई केवल नौकर द्वारा कपड़े पहने जाने के बीच की धुंधली आकृति को ही समझ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी उठा हो। उसकी आवाज में एक विशिष्ट चुंबकत्व था और कर्कश थी, सुंदर लड़का। महामहिम, महामहिम, आपके अधीनस्थ ने यह नहीं कहा। मैं केवल इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ। छाया ने उसके माथे पर उभरे ठंडे पसीने को पोंछा। बेली जिया जुए ने जल्दी से अपनी आस्तीनें सीधी की। वह पहले की तरह इत्मीनान से बैठा था और लोगों को एक प्रतिष्ठित राजा का आभास दे रहा था जिसने देश पर शासन किया था। तो वे दो लोग वास्तव में एक पंख वाले पक्षी हैं। हाँ, जबकि छाया ने उत्तर दिया। वह अपना सिर भी नीचे झुका रहा था, वास्तव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना मुंह कैसे खोले। मूल रूप से उन दोनों लोगों ने पहले ज्यादा बात नहीं की, लेकिन महामहिम का उल्लेख होने के बाद उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्हें एक आम भाषा मिल गई हो। महामहिम, हुआन मिंग जियांग के साथ आपकी वास्तव में किस तरह की दुश्मनी थी, जिससे वह आपकी निंदा कर सके? हे भगवान! निरीक्षण करना जारी रखें। यदि कोई समस्या हो तो दोबारा आकर मुझे रिपोर्ट करें। बेली जिया जुए की मुद्रा सुंदर थी क्योंकि वह अपने चेहरे के किनारे को ऊपर उठाए हुए था। वह फारसी बिल्ली की एक दुर्लभ नस्ल की तरह था। उनके हर हाव भाव में एक भी हरकत ऐसी नहीं थी जो स्पष्ट रूप से नेक न हो। छाया ने अपनी आंखें नीची कर ली।
उसका मुख बाहर की ओर था और वह पहले ही कुछ कदम चल चुका था, फिर भी वह मुड़ा और फिर वापस लौट आया। उसने सहा और फिर सहा, फिर भी अंत में और अधिक सहन नहीं कर सका और अंत में पूछा, महामहिम, उस वर्ष मंत्री हुआ ने आपको बैटल स्पिरिट फोर्सेज में शामिल होने के लिए कहा था, आपने बूढ़े व्यक्ति को क्यों मना कर दिया? बेली जियाजू ने फिर से जम्हाई ली, फिर उदासीन स्वर में कहा, क्योंकि अगर मैंने सहमति दी तो मुझे जल्दी उठना होगा। क्योंकि अगर मैंने हामी भर दी तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने सहमति दे दी तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने हामी भर दी तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। महामहिम, इस प्रकार के कारण से आपने 3 सम्राटों की सेवा कर चुके मंत्री हुआन मिंग जियांग को नाराज कर दिया। छाया का चेहरा सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीने की 3 धारें बह निकली। गुप्त स्थानों में छुपी अन्य परछाइयां एक दूसरे को भ्रमित होकर देख रही थी। वे स्पष्ट रूप से अवाक थे। निश्चित रूप से उनका पराक्रमी महामहिम अपने हर काम में असाधारण था। बेली जियाजू ने निश्चित रूप से इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने प्राचीन पुस्तक को अपने हाथों में बंद कर लिया और लकड़ी की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। समय हो गया है। चलो अकादमी छोड़ दें। हाँ, अब मुख्य बात पर आते हुए सभी छायाओं के भाव गंभीर हो गए। वे भूतों की तरह बिखर गए और अकादमी के कोने कोने में छिप गए। पहाड़ की तलहटी में एक प्रमुख बैंगनी सोने की फीनिक्स शैली की पालकी ने अन्य सभी को अपनी महिमा में मात दे दी। विलासितापूर्ण और दीप्तिमान, यह पेड़ों की छाया के नीचे स्थित था। उस पालकी का आकार असाधारण था। इसकी परिधि के चारों ओर लटकनें तैर रही थी। पालकी के पास सभी 8 छाया रक्षक काले कपड़े पहने हुए खड़े थे, उनके हाथों में घुमावदार तलवारें थीं। उनके शरीर पर लिपटी फर की टोपी अवर्णनीय रूप से गंभीर और कठोरता से उभर रही थी। पालकी सेवक और भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एक सामान्य अधिकारी की तरह कोई भी यात्रा नहीं कर रहा था, फिर भी वे किसी की कल्पना से भी अधिक संयमित थे। हालांकि उनकी हर हरकत से एक तरह की सटीकता का पता चलता है जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से पूरा नहीं कर पाएगा। यह एक प्रभावशाली तरीका था जिसे केवल शाही परिवार के लोग ही कायम रख सकते थे। अचानक एक बढ़िया घोड़े की लंबी हिनहिनाहट की आवाज आई। सभी एक साथ खड़े हो गए। वह व्यक्ति यूं ही पहाड़ से आ गया। एक हाथ आलस्य और लापरवाही से जेब में डाला हुआ था। एक हाथ उंगलियों पर चांदी का मुखौटा घुमा रहा था। उसके चेहरे का किनारा इतना सुंदर था मानो किसी ब्लेड से उकेरा गया हो। पवित्रता और महानता से भरपूर जिसका वर्णन करना असंभव है, क्रिस्टल के टुकड़ों के समान शुद्ध और परिष्कृत, ऐसी विशेषताएं जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। एक मध्यम स्वर ध्वनि के साथ काले कपड़ों में छाया रक्षकों ने एक साथ सलामी में जमीन पर घुटने टेक दिए। ऐसा दृश्य अवर्णनीय रूप से आत्मा को झकझोर देने वाला था। महामहिम, बेली जियाजू ने हाथ ऊपर उठाते हुए विभिन्न लोगों की ओर ध्यान से देखा और चांदी का मुखौटा अपने चेहरे पर घुमाया और केवल 3 शब्द बोले, अकादमी में प्रवेश करें। हाँ, एक बार फिर धीमी आवाज के साथ गहरे रंग के कपड़े पहने छाया रक्षक हाथों में घुमावदार तलवारें थामे अपनी पिछली स्थिति में आ गए। उन्होंने बगल से घोड़ों पर चढ़कर जमीन पर गिरी हुई सभी पत्तियों को तोड़ डाला। शाम को रोशनी जलाई गई। एक हलचल भरी रात का दृश्य। इस प्रकार की जीवंतता शायद केवल व्हाइट एकेडमी में ही हो सकती है। सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए सुपीरियर अकादमी के बुजुर्गों ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। नौकर, लड़कियां और लड़के उनके बीच आगे पीछे घूमते रहे। उनके हाथों में फलों के कटोरे थे और वे जल्दी से फिर से साफ सुथरे और व्यवस्थित हो गए। प्रत्येक प्रतिष्ठित महिला के बेल्ट के सैश लहरा रहे थे। उनका असर विलो की तरह सुंदर था, मानो वे किसी पेंटिंग से प्रकट हुए हों। वे एक अन्य लाल दीवार वाले, हरे चमकीले टाइल वाले आंगन में स्थित थे। प्रत्येक एक खिलते फूल की कली की तरह था। उनमें से केवल वे ही नहीं बनी थी। यहां तक उसने सफेद कपड़ों के ऊपर काले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। केवल छात्र की टोपी नहीं पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक किताब थी और वह बार बार जम्हाई भी लेती थी। वेई के विपरीत अन्य सभी युवा महिलाओं के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में कसकर पकड़ वाले रुमाल पकड़ रखे थे और उनके चेहरे पर शर्म के भाव थे। उनकी झुकी हुई आंखों की रोशनी अधीरता से उछल पड़ी। किसी को पता होना चाहिए, जो जल्द ही आ रहा था वह वास्तव में तीसरा राजकुमार था। वह आदमी जिसके लिए बहुत सारी लड़कियां अपने सपनों में तरसती रही हैं। आज के कारण ऐसे लोगों की संख्या पहले से ही कम नहीं थी जो पहले से ही गुप्त रूप से अपना अधिकतम प्रयास कर चुके थे। हालांकि सतह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सतह के नीचे छुपी हुई लहरें उमड़ रही थी। इस तरह के भोज ने वास्तव में उन्हें संबंध बनाने के अवसर देने में मदद की। सभी चतुर लोग मुस्कुराकर फुसफुसाकर परस्पर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे थे।
प्रतिष्ठित परिवारों की कई युवा महिलाएं हेलियन जियो एयर को घेर रही थी। उसका सामना करते हुए उसने वही कहा जो बड़ों ने कहा था। उसकी स्पष्ट और मधुर आवाज कानों पर बहुत आसान थी। हेलियन जियो एयर के पतले होंठ हंसे, मानो वह कई सितारों के बीच चांद हो। मूल रूप से वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, जब तक कि उसने वेई वेई को कोने में नहीं देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह रांद भी कैसे आई? अवर कंपाउंड के लोगों के पास वास्तव में पत्नी चयन में भाग लेने की योग्यता नहीं होनी चाहिए थी। और उसके नाना ने पहले ही तैयारी कर ली थी। अब तक उसका नाम यूनुचसन के कब्जे वाले रजिस्टर से पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। वह अभी यहाँ कैसे हो सकती है? जैसे ही उसके नाजुक छोटे चेहरे से ठंडक उभरी, हेलियन जियो एयर ने अपने हाथ में रुमाल पकड़ लिया। सभी ने देखा कि वह रुक गई थी। वे स्वाभाविक रूप से उस दिशा की ओर मुड़ गए जिसे वह देख रही थी और उन्होंने दूसरी ओर देखा। अरे, क्या यह हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं है जो कुछ दिन पहले लॉर्ड मुरोव का पीछा कर रही थी? यह वाकई सच है कि इसके बारे में 100 बार सुनने की तुलना इसे एक बार देखने से नहीं की जा सकती। वह हर चीज में शामिल हो जाती है। जो युवा लड़की बात कर रही है वह सुपीरियर कंपाउंड की एक छात्रा, राजस्व मंत्री की बेटी, फैंग टिंग टिंग और हेलियन जियो एयर की करीबी दोस्त थी। वह कोमल और नाजुक दिखती है, फिर भी उसकी वाणी बेहद व्यंग्यात्मक थी। अपने परिवार के प्रभाव पर भरोसा करते हुए उसने पहले वेई वेई को काफी हद तक परेशान किया था। किसी भी मामले में वेई वेई एक अनाथ लड़की थी और उसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था। फैंग टिंग टिंग ने इस बिंदु पर भरोसा किया और मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, कुछ लोगों को वास्तव में कुछ आत्म जागरूकता होनी चाहिए। वे किस अवसर में भाग ले सकते हैं और किस अवसर से उन्हें बचना चाहिए। वे यह भी नहीं जानते कि ठीक से कैसे निर्णय लिया जाए। हेलियन जियो एयर ने उसकी आस्तीनें खींची। उसके सफेद दांतों ने उसके होठों को काटा और उसने शर्म से कहा, सिस्टर फैंग, अब और मत कहो। दूसरी बहन, फैंग टिंग टिंग को मत रोको। कुछ लोग हैं जो पीटे जाने और पीड़ित होने के लायक हैं। बोलते समय हेलियन मेई ने अपने दांत पीस लिए। यह सब इस फूहड़ की वजह से था कि उसके माथे पर प्रहार करने के बाद उसका माथा काट दिया गया था। उसके पास अपने बालों को खुला रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने बालों में कंघी भी नहीं कर पाती थी। मूल रूप से आज का दिन उसके लिए खुद को प्रस्तुत करने का एक अवसर था, क्योंकि न केवल तीसरा राजकुमार उपस्थित होगा, बल्कि प्रतिष्ठित परिवारों के युवा मास्टर भी आएंगे। वह काफी समय से अफवाहों के अनुसार यंग मास्टर लाई की प्रशंसा कर चुकी थी। इतना कि वह झील के नीले रंग की लटकन वाली कढ़ाई वाली पोशाक का ऑर्डर देने के लिए दौड़ पड़ी थी, ताकि वह सुरुचिपूर्ण ढंग से और खूबसूरती से तैयार हो सके। और यह सब उस फूहड़ ने नष्ट कर दिया था। फैंग टिंग टिंग ने ताली बजाई और वेई वेई पर तिरस्कार भरी नजर डाली, मानो वह कोई कूड़ा कचरा हो जो लोगों को बुराई करने के लिए प्रेरित कर रही हो। ठीक है, मैं बात करना जारी नहीं रखूंगी। किसी भी मामले में, बहन, मेरे लिए खुद को उस फूहड़ के समान स्तर तक गिराना इसके लायक नहीं है जिसे पहले अस्वीकार कर दिया गया हो। टिंग टिंग को यह कहते हुए सुनकर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। निश्चित रूप से, जिस लड़की की शादी रद्द कर दी गई थी, उसके पास जीवनसाथी चयन में भाग लेने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। प्रभावशाली परिवारों के अन्य सदस्य भी उदास होकर खड़े हो गए। दरअसल, वह ग्रैंड मास्टर जी जून की प्रशंसक थी। अगर ग्रैंडमास्टर जीजून ने उसे कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद की, तो क्या हर चीज का ध्यान नहीं रखा जाएगा? मम्मा, आपने जो कहा वह भी सच है, हे। लेकिन इस तरह की लड़की, मुझे लगता है कि तीसरा राजकुमार उस पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाएगा। मजाकिया हंसी की लहर के बाद लहर चली। हेलियन जियो एयर उनके बीच खड़ी थी, उसकी मुस्कान छिपी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखें वेई वेई को इंतजार करते और उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखती रही। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वेई वेई केवल उदासीनता से वहां बैठी थी। उसका एक हाथ उसके पीछे था। जमीन पर फैले सफेद कपड़ों के ऊपर उसका काला वस्त्र अवर्णनीय रूप से शुद्ध और सुंदर था। शुरू से ही उसने पहले से ही उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। इससे हेलियन जियो एयर का रंग तुरंत बदल गया। यदि ऐसा पहले होता तो इस फूहड़ का गुस्सा जल्दी नियंत्रित नहीं हो पाता और वह पहले ही बाहर निकल गई होती। अगर ऐसा हुआ तो किसी को भी पता चल जाएगा कि वह कितनी बिगड़ल थी। लेकिन अब उसने अप्रत्याशित रूप से उन्हें इस तरह नजरअंदाज कर दिया। हेलियन जियो एयर ने जमकर अपने दांत भींच लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन जब उसे पानी के कुंड में धकेल दिया गया था, तो उसका मस्तिष्क घायल हो गया था? उसे उसकी बुनियादी प्रतिक्रियाएं भी भूला रही है। जाहिर है, जब भी यह फूहड़ सुनती थी, भगवान उसे नहीं चाहते इत्यादि, तो वह हमेशा पागल हो जाती थी। आज वह इतनी शांत कैसे रह सकती थी?
मुरोंग चांग फेंग लंबी मेज के दूसरे छोर पर बैठा था। इस तरफ हंगामा देखने के बाद उन्होंने सावधानी से वेई वेई की प्रतिक्रिया देखने के बारे में सोचा। जब उसकी नजर वेई वेई के चेहरे पर पड़ी तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसका दिल हिल गया। अप्रत्याशित रूप से वह इस तरह की प्रतिक्रिया निकाल सकती थी। एक बिगड़ल बिल्ली की तरह वह वास्तव में किसी व्यक्ति के दिल को गुदगुदी करने लगती थी, फिर भी वह शांत और अलग थलग थी। क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसके मनमोहक चमकीले पतले होंठ मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे, जिससे पुरुष दौड़कर उन्हें चूमने के लिए मचल रहे थे। वह त्वचा गोंद पेस्ट नहीं रही जो लोगों को तंग कर देती थी। उसके शरीर से एक ऐसा स्वभाव निकल रहा था जो अथाह था। इन कुछ दिनों में उसने उसे नहीं देखा था और स्पष्ट रूप से उसके बारे में शायद ही कभी सोचा हो। अगर उसने उसके बारे में सोचा भी था तो भी इसने उसे इस तरह से भ्रमित नहीं किया था। उसने संक्षेप में सोचा कि उसने उसे पहले कितने तरीकों से देखा था। वे सब उसके शोरगुल और परेशानी पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं थे। उसे परेशान करने का एहसास अभी भी बना हुआ था। उसके प्रति वह बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से परेशान थी। वह राजसी राजकुमारी मुरोंग का उत्तराधिकारी था। वह उस अनाथ से शादी कैसे कर सकता है जिसने अपनी शक्ति खो दी है। दरबार में असंख्य शक्तिशाली एवं प्रभावशाली मंत्री थे। दुर्भाग्य से वह उससे चिपकी रही। निस्संदेह वह उसके शरीर पर एकमात्र दाग थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, वह तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि विलोपन के कारण उसने अपने सभी पिछले इशारे वापस ले लिए। यहां तक कि उसके बोलने या किसी व्यक्ति को देखने का तरीका भी पहले जैसा नहीं था। उसके वर्तमान ने आश्चर्यजनक रूप से उसे अपरिचित महसूस कराया। इतना अपरिचित कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करे। फैंग टिंग टिंग ने स्वाभाविक रूप से मुरोंग चांग फैंग की निगाह पर ध्यान दिया। उसने रुमाल हाथ में पकड़ लिया। उसका हृदय ईर्ष्या से भर गया। भगवान आमतौर पर जिस व्यक्ति से सबसे अधिक घृणा करते थे, वह वास्तव में प्रेम में डूबा हुआ मूर्ख था। आज वह उसे देखने के लिए उस तरह की नजर का उपयोग कैसे करेगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच उसे पसंद करता हो। वह स्पष्ट रूप से एक बदसूरत और नीच बेकार महिला थी। यदि यह हेलियन परिवार की सैकड़ों वर्षों की महिमा के लिए नहीं होता, तो उस तरह की नीच फूहड़ भगवान की दृष्टि में कैसे प्रवेश कर सकती थी। बहनों, आइए हम सब शांत रहें और इस बात से बचें कि कोई व्यक्ति दुखी हो और शिकायत करने के लिए ग्रैंड मास्टर जीजून के पास रोते हुए दौड़े। फैंग टिंग टिंग ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह मुरोंग चांग फैंग को याद दिलाना चाहती थी कि वेई वेई किस तरह की लड़की थी। निश्चित रूप से मुरोंग चांग फैंग ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ ली और उनके सुंदर चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। दूसरी ओर हेलियन मेई ने वास्तव में पूरी तरह से नेक रवैये के साथ संपर्क किया। अगर वह शिकायत करती है तो उसे शिकायत करने दो। उससे कौन डरेगा? क्या यह संभव है? इस दुनिया में किसी को हमेशा तर्क और निष्पक्षता के साथ बोलने की जरूरत है। तीसरी बहन हेलियन जियोएर ने हेलियन मेई की आस्तीन खींची। उसकी दो जोड़ी आंखें नमी से भरी हुई थी। उसकी लंबी पलकें नीचे की ओर झुकी हुई थी और बहुत ही मर्मस्पर्शी दयालु लग रही थी। वास्तव में उसका हृदय पहले से ही खुशी से फूट रहा था। फैंग टिंग टिंग हल्के से हंसे। जियोएर, आपको निश्चित रूप से इन घरेलू मक्खियों को यहां घूमने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो आपके मन की स्थिति को प्रभावित करती है। एक क्षण में तीसरा राजकुमार आएगा। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो पहले से ही महल में उसके संपर्क में आ चुके हैं। हम निश्चित रूप से आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, आप जानते हैं। सिस्टर फैंग। हेलियन जियोएर ने शर्म से अपना पैर थपथपाया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ वेई वेई की दिशा में देखा। वेई वेई ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आलस्य से जम्हाई लेना जारी रखा। वह पहले से ही जानती थी कि भले ही यह एक पत्नी का चयन था, तथापि हर किसी के दिल में उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उनके पास एक उत्तर है। बेली जियाजू निश्चित रूप से हेलियन जियोएर को चुनेंगी। इसलिए इस बार का भोज सिर्फ दिखावे के लिए था। तर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुजुर्ग पहले ही मान चुके हैं। वह व्यक्ति राजपरिवार से जन्मा व्यक्ति था। जिस चीज को वह सबसे अधिक महत्व देते थे वह देश को प्राप्त करना था। हेलियन जियोएर केवल प्रतिभा और रूप दोनों में ही संपूर्ण नहीं थी। वह अपने पीछे शक्ति और प्रभाव भी लेकर आई, जिसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस नजरिए से देखें तो थर्ड प्रिंस निश्चित तौर पर उसके जैसी लड़की को ही चुनेगा। भले ही ऐसा ना हो, वेई वेई को भी पत्नी चयन के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आज वह केवल प्रस्ताव पारित करने के लिए आई थी। किसी भी स्थिति में यह उससे संबंधित नहीं है।
जब तक वह इस तरह भोज में दिखाई देती थी, इसे मास्टर को निराश न करने के रूप में गिना जा सकता था, जिन्होंने उसके लिए इस स्थान के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह देखकर कि समय लगभग सही हो गया था, सभी स्वामी पहले ही अपनी सीटों पर बैठ गए। गर्मागर्म पेस्ट्री भी बिल्कुल उत्कृष्ट ढंग से व्यवस्थित की गई थी। प्रसिद्ध तीसरा राजकुमार, जो एक पत्नी का चयन कर रहा था, अभी तक दिखाई भी नहीं दिया। यह वास्तव में आम कहावत के अनुरूप था, मिस्टर परफेक्ट का अहंकार हमेशा असाधारण होगा। जब वे यह सोच ही रहे थे, तभी बाहर से तेज आवाज सुनाई दी, तीसरे महामहिम आ रहे हैं। पूरा परिसर तुरंत शांत हो गया। सभी की निगाहें प्रवेश द्वार के स्थान की ओर थी। वेई वेई ने भी धीरे से अपना सिर घुमाया। जिस समय दरवाजे पर एक व्यक्ति की लंबी और सीधी स्पष्ट छाया दिखाई दी, बगल से उसके चेहरे पर चांदी के मुखौटे पर चंद्रमा की एक फीकी किरण पड़ रही थी। मानो पुरातन काल का कोई देवता आ रहा हो, सुंदर और शांत, अलग और दूर। उस पर काला लबादा उड़ा हुआ था, उसके नीचे बैंगनी रंग की घुड़सवारी वाली पोशाक थी। उसकी पतलून काले युद्ध के जूतों के अंदर भरी हुई थी। काफी मूल्यवान पोशाक पर बादलों और ड्रैगन के एक कुलदेवता को चांदी के धागों का उपयोग करके कढ़ाई किया गया था, जो उत्तम और असाधारण था। चीनी स्याही की पेंटिंग की तरह उसके लहराते बाल उसकी पीठ पर लिपटे हुए थे, फिर भी जरा भी स्त्रैण नहीं थे, इसके बजाय वह सामान्य से भी अधिक आकर्षणीय लग रहा था। हर कोई स्तब्ध था, चाहे पुरुष हो या महिला। उनकी निगाहों और प्रशंसा के उद्गारों से उसके शरीर पर जरा सी भी लहर नहीं उठी। उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो आवाजें सुनी ही नहीं हो। भीतर गहरे काले रंग की किसी प्राचीन कुएं जैसी आंखें, इतनी गहरी कि तली दिखाई न दे, लोगों को लुभाती हुई आत्मा अनुशासन की हल्की सी अनुभूति उत्सर्जित कर रही थी। उनका यह शख्स लगभग हमेशा ऐसा ही था। कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था, वह हमेशा ऊपर से उदासीन और अलग थलग रहता था। हेलियन जियो एयर जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित था, वह उसका यही रूप था। उनकी तरह प्रभावशाली परिवारों की सभी युवा लड़कियों ने प्रोटोकॉल के अनुसार अभिवादन किया। उसकी लंबी पोशाक पर शुद्ध सफेद सूरजमुखी की कढ़ाई उसकी आंखों की सुंदर स्पष्ट जोड़ी के विपरीत थोड़ी सी बिखरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से पानी टपक सकता है। महामहिम मंत्री जिंग जोर से हंसे। जब उन्होंने बेली जियाजू का सामना किया, तो वह पूरी तरह से सम्मानजनक दिखे। महामहिम कृपया बैठें। बेली जियाजू ने वास्तव में कुछ नहीं कहा। चांदी के मुखौटे के नीचे दो आंखें ऐसी लग रही थी मानो वे कुछ ढूंढ रही हो। जब वे कोने में गिरे, तो वहां चिंतन की एक रेखा उभरी। यूनुच सन ने पूरे समय अपने मालिक की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। उसे डर था कि यह जिंगवू वांग फिर से कुछ बकवास बोल सकता है और महामहिम को उसे कोल्ड पैलेस में निर्वासित कर सकता है। इसलिए इस भोज के दौरान वह बाकी सभी लोगों से ज्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पहले से ही पसीने की एक पतली परत दिखाई दे रही थी। अब अपने मालिक के पतले होंठों को फिर से देखकर, जो मुस्कुराहट नहीं थी, वह लगभग इसे सहन नहीं कर सका और उसे तुरंत घुटने टेकने का मन हुआ। यह कैसी स्थिति थी? जिस तरह से उसका मालिक मुस्कुराया, उससे उसके सिर की सारी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। बहुत स्पष्ट रूप से, बेली जियाजू के आगमन ने पूरे भोज के माहौल को बदल दिया। प्रिंसिपल इस समय बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए मंत्री जिंग को पूरे भोज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कई शिक्षक मन में सोच रहे थे कि क्या प्रिंसिपल बदनाम होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह एक पत्नी का चयन था, और फिर भी थर्ड प्रिंस ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। हिजड़ा सन वह व्यक्ति था जिसने मुखौटे को बरकरार रखा था। उसे बेली जियाजू को अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। मंत्री जिंग के साथ जाते समय वह आरक्षित थे। मंत्री जिंग मूल रूप से बेली जियाजुए के साथ बातचीत शुरू करने जा रहे थे, फिर भी जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, तो वह वास्तव में थोड़ा डरपोक हो गए। वह निश्चित रूप से कोई नौसिखिया नहीं था जिसने भव्य आयोजनों का अनुभव न किया हो। हालांकि इस युवा राजकुमार के सामने उसे पता नहीं क्यों, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक अवर्णनीय प्रकार की दमनकारी भावना थी। पूरे भोज में पुरुषों और महिलाओं के बैठने की जगहें अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई थी। बाईं ओर केवल सुपीरियर कंपाउंड के प्रतिष्ठित युवा मास्टर बैठे थे, जबकि दाहिनी ओर प्रतिष्ठित परिवारों की युवतियां बैठी थी। आधुनिक समय में हम इसे उच्च समाज की रात्रिभोज पार्टी कहेंगे। हमें डिनर पार्टी में क्या करना चाहिए? यह निश्चित रूप से खाने के लिए होगा। लेकिन उनमें से कोई भी अपनी चॉपस्टिक नहीं हिला रहा था, और इससे वेई वेई को बहुत उलझन महसूस हुई। उसके यहाँ आने का उद्देश्य मुफ्त भोजन करना था, फिर भी उसने क्षुधावर्धक का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। यह बहुत बड़ी निराशा है। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत निराश होती, एक बच्चा जो उसकी कुर्सी पर बैठा था, खड़ा हो गया।
अपने छोटे से शरीर के साथ उसने प्यारे और सशक्त ढंग से कहा, मास्टर जिंग, हम भोजन कब शुरू करेंगे, मुझे भूख लगी है। सभी की निगाहें तुरंत उस छोटे बच्चे के शरीर पर टिक गईं। उन युवा लॉर्ड्स और युवा महिलाओं के अलावा जो सुपीरियर कंपाउंड के साथी छात्र थे, सभी नए छात्रों ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। वे यह नहीं भूले कि वह छोटा बच्चा कौन था। जिस समय वे अकादमी में दाखिल हुए, उन्होंने एक मीट बन भी पकड़ रखा था, जबकि उन्होंने किसी को लात मारकर उड़ा दिया। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय मास्टर जिन का कांटा चुनने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। भले ही उसके पास सुपीरियर कंपाउंड का सहारा था, फिर भी वह कुछ ज्यादा ही अनुशासनहीन था, है ना? मूल रूप से यूनुच सन यह पूछने वाला था कि स्थिति का आकलन करने में इतना कमजोर यह बच्चा कहां से आया। फिर भी जब उसकी नजर उस पर पड़ी, तो उसका हाथ इतना कांपा कि उसने अपने हाथ में रखी चीज को लगभग गिरा ही दिया। वह नहीं था? क्या वह महामहिम नहीं था? वह यहाँ कैसे हो सकता है? माँ, मेरी मदद करो, उस गंजे सिर का क्या हाल है? महामहिम के रेशमी काले बालों का क्या हुआ? यह कहाँ गया? यह सब कहाँ गया? छोटे लड़के को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसा दिखा रहे हैं। उसके पैर जो कमल की जड़ के समान मोटे थे, उसके सफेद मार्शल आर्ट अभ्यास कपड़ों से बाहर निकले हुए थे। उसके गोल मटोल गालों ने गंभीरता से फिर पूछा, हम कब खाना खाएंगे? अगर यह बाद में होगा, तो मैं वापस आने से पहले रसोई में जा रहा हूँ। हिजड़ा रवि। बू हु हिज लिटिल हाइनेस के व्हाइट एकेडमी में आने के बाद उन्हें इतनी शर्मनाक तरीके से भूखा रहने दिया गया। वह नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता। जब वह इस बार महल में लौटा, तो उसे अपनी छोटी महारानी को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। मंत्री जिंग ने देखा कि कैसे यूनुच सन हमेशा छोटे लड़के को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था, और उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि छोटा बच्चा कितना असभ्य था। वह तुरंत अधिक ऊर्जावान हो गया। इससे पहले वह पहले से ही नाखुश था जब उसने तुसु फैंग को यह छोटा गंजा सिर लाते देखा था। क्यों न इस बार अवसर का लाभ उठाकर उसे दिखाया जाए कि बॉस कौन है। मंत्री जिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सतह पर झुंझलाहट व्यक्त की। कौन चेन, बैठ जाओ। यह सुनकर लड़के के गोल मटोल सुंदर चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और वह झुक गया, लेकिन वह वास्तव में मंत्री जिंग के निर्देश के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बैठा और इसके बजाय वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह वास्तव में खाना चाहता था। इस तरह का खंडन किए जाने के बाद मंत्री जिन को लगा जैसे उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से खो गया है, उनका पुराना चेहरा अब और नहीं दिखाया जा सकता। वह इतना क्रोधित था कि लगभग खड़ा ही हो गया। यह देखकर हेलियन जियोएर, फैंग टिंग टिंग और हेलियन मेई ने एक के बाद एक हल्के से हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखा। यह छोटा साथी प्रशिक्षु, आपको वास्तव में पहले बैठना चाहिए। यदि आप खड़े रहेंगे तो आप असभ्य होंगे। उस समय अकादमी अध्यक्ष भी परेशान होंगे। हमारी बड़ी बहनों की बात सुनो। इस तरह का समारोह वास्तव में गुस्से की इजाजत नहीं दे सकता। हेलियन जियोएर ने पीछा किया और कहा, सौभाग्य से मंत्री जिनका स्वभाव अच्छा है। यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, तो आपको पहले ही दंडित किया जा चुका होता। दो लोगों के शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे वे छोटे बच्चे को संकट से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे इस कूड़े की आलोचना करने में मंत्री जिन की जगह ले रहे थे जो किसी की दयालुता की सराहना करने में विफल रहे। वह केवल एक शिष्य था जिसे अकादमी अध्यक्ष ने लाया था, फिर भी वह अकादमी के भीतर बड़े पैमाने पर चलता था। भले ही उसकी क्यूई अधिक शक्तिशाली थी, उसे शुरू से ही किसी के द्वारा पर्यवेक्षण और अनुशासित किया जाना चाहिए था, ताकि जब वह बड़ा हो जाए, तो वह हर किसी के निर्देशों की अनदेखी न करे। अगर उन्होंने उसे अभी यह सबक दिया, तो इससे उसे यह भी पता चल जाएगा कि इस व्हाइट अकादमी में वास्तव में बॉस कौन था। सुपीरियर अकादमी के उनके साथी प्रशिक्षु भाई बहन कुछ नहीं कहेंगे। सबसे पहले वे इसे सुरक्षित खेल रहे थे। दूसरे, वे जानते थे कि अकादमी अध्यक्ष जिस किसी को लाएंगे वह बिल्कुल सरल नहीं होगा। शुरुआत में अकादमी के सभी मार्शल इनकलों को उसके द्वारा हर जगह पीटा गया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था, लेकिन वे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि वह संभवतः एक प्रभावशाली परिवार से आता था। उसके पास एक महान कुल का उत्तराधिकारी होने की 80 से 100% संभावना भी थी। क्योंकि अकादमी में प्रवेश के पहले दिन से ही इस छोटे लड़के का पालन पोषण पहले से ही व्हाइट अकादमी में हुआ था, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। यह वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, जब तक कि उसकी पृष्ठभूमि अत्यंत प्रतिष्ठित न हो। हालांकि उनकी शानदार पृष्ठभूमि अब बेकार हो गई थी। यह मंत्री जिंग हैं जो नाराज थे।
वे एक छोटे लड़के की खातिर अकादमी के भीतर एक प्रतिष्ठित और सार्वभौमिक रूप से सम्मानित प्रशिक्षक को अपमानित नहीं कर सकते थे। छोटे आदमी ने बाएं और दाएं देखा। उसका छोटा सा चेहरा जितना खींचता उतना ही सख्त होता जाता। उसके भूखे पेट के कारण उसमें बहुत कम धैर्य रह गया था। यहां तक कि उसके कानों ने भी पीछा किया और नीचे झुक गए। यह पहला संकेत था कि वह पागल होने वाला था। जैसे ही यूनुच ने देखा, उसका दिल दर्द से रो रहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना मुंह कैसे खोले। वह केवल अपने मालिक पर एक उग्र और अर्थपूर्ण नजर डालने के लिए ही मुड़ सकता था। बेली जिया जुए जरा भी चिंतित हुए बिना नजरें झुकाकर अपनी अंगूठी से खेल रहा था। जब यूनुच ने यह देखा तो वह जानता था कि यह अंत था। यह हिज लिटिल हाइनेस का अंत नहीं है, बल्कि यह जिंग परिवार और उनमें से बाकी लोगों के लिए अंत है। यूनुच का ध्यान अभी इधर गया ही नहीं था कि जमीन से एक ठंडी आवाज उठती हुई सुनाई दी। इसमें किसी भी तरह की कोई भावना नहीं थी। उसका पेट भूखा है, निस्संदेह उसे खाना चाहिए। इसके अलावा लड़का वास्तव में सिर्फ हल्का भूखा नहीं था, उसे बस थोड़ा सा खाना चाहिए था। और तुम लोग यह वह कहकर इतना हंगामा करते हो। क्या आपको ऐसा लगा कि चूंकि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है तो आप इस छोटे साथी छात्र को धमका सकते हैं? यह वेई था। वह छोटे लड़के के पीछे खड़ी थी। उसका बायां हाथ उस छोटे लड़के के कंधे पर आराम से पड़ा हुआ था। उसने तेजी से सब पर नजर डाली। आखिरकार उसकी नजर मंत्री जिंग के शरीर पर पड़ी। मंत्री जिंग, आप वास्तव में ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्या आप हम थे? उस तरह की नजर से देखने पर मंत्री जिंग का चेहरा सफेद हो गया। हेलियन जियोएर ने आकर कहा, सबसे बड़ी बहन, आपने मंत्री जिंग पर अन्यायपूर्ण आरोप क्यों लगाया? मुझे लगता है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह इरादा नहीं था। वेई जोर से हंसी और अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर मैं इसके बजाय छोटी बहन से पूछना चाहूंगी। चूंकि वह इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहता था कि प्रिंसिपल यहाँ छोटे छात्र भाई को धमकाने के लिए नहीं है, तो आप लोग अभी क्या कर रहे थे? वह केवल अपने उग्र हृदय और आलसी हाथों पर विश्वास करती थी। वह कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगी। यदि दूसरे लोग उसे एक बार मारते तो वह निश्चित रूप से उसका 10 गुना बदला देती। इस बार भोज में आने का उनका मकसद बिल्कुल साफ था। यह कुल संख्या को संतुष्ट करने के लिए है। किसी भी प्रकार की योजना या षड्यंत्र में भाग न ले। यह सिर्फ इतना है कि वह सचमुच लोगों की भीड़ को एक छोटे से भरे हुए बन एक गोल मटोल छोटे आदमी को संदर्भित करने का प्यारा तरीका पर व्यंग्य करते हुए देखना जारी नहीं रख सकी। वे सचमुच एक छोटे लड़के पर भी अपना मुंह चला सकते हैं। हेलियन जियोएर को उसके शब्दों ने इस हद तक दबा दिया था कि वह परेशान हो गई थी और उसे नहीं पता था कि उनका खंडन कैसे किया जाए, इसलिए उसने बस एक भी आवाज नहीं निकाली। इसे आकस्मिक फसल के रूप में भी गिना जा सकता है। इससे पहले वह उस फूहड़ को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वह फूहड़ जाल में नहीं फंसी थी। अब अप्रत्याशित रूप से वेई कूड़े के एक छोटे से टुकड़े के लिए खड़ी थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका उसने अनुमान लगाया था। हालांकि तीसरे राजकुमार को सबसे अधिक नफरत उन लोगों से थी जो स्थिति का आकलन नहीं कर सकते थे। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि इस छोटी फूहड़ का क्या दुखद अंत होगा। हेलियन जियोएर ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें कुछ भयावह रूप से चमक उठी। अगर उस रांड ने कुछ प्रगति भी कर ली तो क्या हुआ? क्या वह अब भी पहले जैसी नहीं थी और नहीं जानती थी कि उसे किस समय क्या कहना चाहिए? जीवन भर खराब होने को किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता। तो फिर यह उस फूहड़ की अकीलीज हील बनना तय था। मंत्री जिंग ने, जैसे कि उन्होंने भी इस बात को दृढ़ता से समझ लिया हो, एक बुजुर्ग का रवैया अपनाते हुए उन्होंने कहा, हेलियन वेई बकवास कर रहे हैं। मैंने उसे केवल बैठने के लिए कहा था ताकि वह तीसरे राजकुमार को नाराज करने से बच सके। बेली जिया जुए ने ये शब्द सुनने के बाद आखिरकार अपनी आंखें उठाईं और बहुत धीरे से मंत्री जिंग की ओर देखा। वह नजर बेहद ठंडी थी। मंत्री जिंग अभी भी खुद को भूल गए। उन्होंने बेली जिया जुए की आंखों के गहरे अर्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। हेलियन जियोएर ने फिर बेली जिया जुए के चेहरे की तरफ देखा। उसके सिंदूरी होठों पर एक मुस्कान थी जो दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य पर अत्यधिक खुशी प्रदर्शित कर रही थी। तीसरा राजकुमार अब और धैर्य नहीं रखेगा। निश्चित रूप से बेली जिया जुए की घनी भौहें एक साथ बुनी हुई थी, उदासीन और बिना कोई सुराग बताए। खड़े होते समय हेलियन वेई की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। अगर यह आप पर सूट करता है तो ठीक है, अगर यह आप पर सूट नहीं करता है तो सजा दो। वह जानती थी, ये सभी लोग उसे शर्मिंदा होते देखने का इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि तीसरा राजकुमार उसे शिष्टाचार न रखने के लिए कैसे सबक देगा। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ऐसी ही इंसान थी।
अगर उसे कार्रवाई करनी चाहिए तो वह कार्रवाई करेगी। वह इतने कोमल छोटे भरवा बन को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती थी। दरअसल उसने छोटे से भरवा बन के चेहरे पर चुटकी काट ली थी। वो नर्म और कोमल अनुभूति इससे बेहतर नहीं हो सकती। हालांकि वह यह नहीं समझ पाई कि तीसरे राजकुमार ने उसे देखने के लिए अजीब चाची की नजर क्यों डाली, जिसमें किसी तरह विचारशीलता का एक परिचित भाव भी था। जब वह और अधिक ध्यान से देखने जा रही थी तो उस अलग थलग और दूर के आदमी ने पहले ही अपनी नजरें हटा ली। चांदी के मुखौटे के एक तरफ से कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। जब वह सम्मान के आसन पर बैठे तो उनके पूरे शरीर में एक प्रकार की अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण आलस्य झलक रहा था। उसका हाथ उसके चेहरे के एक तरफ उठ गया और उसने विनम्रतापूर्वक कहा, यहाँ आओ। वह तीसरा राजकुमार किसे बुला रहा था? जब हर किसी ने उस छोटे लड़के पादा को दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और प्यार से पुकारा, भाई भाई! ! हेलियन जियो एयर का चेहरा एक पल में चमकीला लाल हो गया जब वह हिगलेडी पिगलेडी से पीछे हट गई। सभी ने कड़े भाव प्रदर्शित किए। यहाँ तक वे की भौहें भी आश्चर्य से उछल गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आश्चर्यजनक रूप से यह छोटा सा बच्चा शाही परिवार से पैदा होगा। मम्मा, बेली जियाजू ने लापरवाही से उत्तर दिया और अपने हाथ की अंगूठी को हिलाना जारी रखा। यहाँ तक उनकी आवाज का लहजा भी लगातार भावहीन था। मंत्री जिंग को लगता है कि सातवें भाई ने मुझे किस तरह से नाराज किया है। क्या आप अधिक ध्यान से समझा सकते हैं? मंत्री जिंग बकवास कह सकते हैं। इससे पहले उसका पूरा शरीर पहले से ही अकड़ गया था। उसके दोनों पैर कांप रहे थे और वो केवल घुटने टेकना चाहता था। बेली जियाजू ने उसे मजाकिया नजर से देखा और केवल यूनुच सन से कहा, यूनुच सन, मैं यहाँ हूँ। ठिजड़ा सूर्य उसका आदेश प्राप्त करने के लिए झुक गया। बेली जियाजू की आवाज का स्वर जरा भी नहीं बदला। यह पहले की तरह था, न तो ठंडा और न ही गर्म। गुनगुना, मंत्री फैंग से कहो कि 3 दिनों के भीतर मैं व्यक्तिगत रूप से दौरा करने आऊंगा। छापा मारो और उसके घर को जब्त कर लो। हाँ। ठिजड़े सूरज की त्वचा कड़ी हो गई। फैंग टिंग टिंग का पूरा शरीर स्तब्ध हो गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। महारानी, मेरे पिता हमेशा से एक ईमानदार और ईमानदार अधिकारी रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेली जियाजू ने छोटे लड़के को झटके से मांस का कौर खिलाया। उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए देखा, जो मुस्कुराहट नहीं थी, ईमानदार और ईमानदार अधिकारी। इन शब्दों को सुनकर हेलियन जियो एयर को पता चला कि चीजें उत्साहवर्धक नहीं थी। वह फैंग टिंग टिंग से कहना चाहती थी कि वह और कुछ न कहे, फिर भी वह गंदे पानी से गुजरना नहीं चाहती थी। फैंग टिंग टिंग को उसके परिवार ने हमेशा परेशान किया था और वो चिंतित होकर चिल्लाती थी, मेरे पिता ने सरकार के लिए बहुत कुछ किया है, थोड़े से पैसे प्राप्त करने में क्या गलत है? यह सुनकर मंत्री जिंग भी व्यथित हो गए। फैंग परिवार की यह मिस इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? अब से इस मामले को साफ करना कठिन होगा। वेई ने यह सोचते हुए जम्हाइली की इस नाटक को देखने के लिए कौन सा नाश्ता उपयुक्त होगा। इसलिए जब वह यह कर रही थी, उसने कुछ पेस्ट्री ली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। बेली जियाजुए की उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी, यूनुच सन, जब आप मंत्री फैंग की हवेली की ओर जा रहे हो तो मिस फैंग को भी साथ लाएं। उसे उन शब्दों को दोबारा दोहराने दे जो उसने अभी मंत्री फैंग से कहे थे, और मंत्री फैंग को यह भी बताएं कि उसने क्या गलतियां की हैं। यदि जिस बेटी को उसने पाला था वह हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी की तरह खाने के अलावा हर चीज से अनभिज्ञ थी, तो शायद वह अभी भी उस सिर को अपनी गर्दन के ऊपर रख सकता था। खांसी। वेई ने अपने मुंह में मिठाई गटक ली। यदि यह तीसरा राजकुमार लोगों को दंड देना चाहता है, तो लोगों को दंड दे। आखिर उसे तुलना के लिए उसे बाहर क्यों घसीटना चाहिए? और यहाँ तक कि खाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जैसे स्वर का भी इस्तेमाल किया। हालांकि किसी को यह कहना होगा कि यह आदमी जिस तरह से काम करता था वह वास्तव में काफी क्रूर था। आमतौर पर अगर किसी को मौत की सजा दी जा रही थी, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। फिर भी उसने लोगों को यह बताने पर जोर दिया कि वह उन्हें मौत की सजा क्यों देना चाहता है। क्या यह स्पष्ट रूप से लोगों को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था? क्या यह उसके सोचने का तरीका था कि केवल संपत्ति जब्त करना उसके गुस्से को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह गया और सु परिवार को चेतावनी देते हुए संयोग से फैंग परिवार को मार डाला, क्योंकि दोनों परिवारों के मंत्री जिंग से संबंध थे। वेई सचमुच बहुत चतुर थी।
क्योंकि बेली जियाजू के अगले शब्द थे, मास्टर जिंग, क्या आपको अभी अदालत में भेजने के लिए एक खाता बही बनाने की जरूरत है, ताकि प्रधानमंत्री सु आपके साथ मंत्री फैन की ओर से उदारता की गुहार लगा सके? यह आम आदमी हिम्मत नहीं करेगा। यह आम आदमी हिम्मत नहीं करेगा। तुरंत मंत्री जिंग ने भी घुटने टेक दिए। उसके होठों पर कोई रंग नहीं था। पिछले कुछ दिनों की कोई साहसी और ऊर्जावान आत्मसंतुष्टि बिल्कुल नहीं थी। फैंग टिंग टिंग को पता था, इस बार उनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यहां तक कि जब तक लोग उसे घसीट कर नहीं ले गए, तब भी उसे समझ नहीं आया कि जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है तो अपराध कहां है। इस बार दूर से समाचार पाने वालों की संख्या सामान्य से अधिक थी। कई दिन पहले से ही लोगों ने पहले से ही तीसरे राजकुमार के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया था, ताकि वे संबंध बनाने के अवसर का लाभ उठा सकें। वे कैसे लापरवाह हो गए और किसी को अपमानित कर बैठे। इसके अलावा किसी ने भी उन्हें सूचित नहीं किया था कि सातवां राजकुमार व्हाइट अकादमी में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, फैंग टिंग टिंग इसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि अभी पछतावे के अलावा केवल बेली जिया जुए का डर ही रह गया था। सिर्फ वह ही नहीं, यहां तक कि मंत्री जिंग ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो स्पष्ट रूप से जानता था, थर्ड प्रिंस ने उससे कुछ भी जब्त नहीं किया था। इसका कारण यह था कि यह व्हाइट अकादमी थी। जो कोई भी व्हाइट अकादमी में आता है उसे व्हाइट अकादमी के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। वे सिद्धांत की अवज्ञा नहीं कर सकते और वे शाही अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। ये सेवानिवृत्त सम्राट द्वारा स्थापित नियम थे। आदि से अंत तक कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सका। यही कारण है कि बेली जिया जुए ने फैंग टिंग टिंग को कालकोठरी में नहीं डाला, और इसके बजाय अनुपस्थिति की छुट्टी के आधार पर लोगों को उसे फैंग हवेली तक ले जाने के लिए कहा। और मंत्री फैंग के निपटान के संबंध में विनियमन यह था कि व्हाइट अकादमी के बाहर किसी भी मामले के संबंध में तीसरे राजकुमार को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह व्हाइट अकादमी के नियम थे जिन्होंने उनके इस जीवन की रक्षा की। जब मंत्री जिंग खड़े हुए तो उनकी पीठ ठंडे पसीने से गीली थी। वह सावधानी से अपनी मूल सीट पर बैठ गया और बस कामना की कि यह शाम का भोज तुरंत समाप्त हो जाए। जबकि हेलियन जियोएर, मानो उसका जीवन इस पर निर्भर था, अभी गलत पक्ष पर खड़े होने से उत्पन्न परिणामों की भरपाई करने की प्रक्रिया में थी। वह हंसते हुए धीमी आवाज में अपने पीछे मुड़ी और किसी को निर्देश दिया, पीछे वाले रसोइये से कहो कि कुछ और खाना बना दे। सबसे महत्वपूर्ण बात सातवें राजकुमार को अच्छा भोजन खाने की अनुमति देना है। बोलने के बाद वह बेलीकोन चेन की ओर मुड़ी और मुस्कुराए। वास्तव में छोटे लड़के ने उसे यूं ही नहीं फेंका, क्योंकि उसके छोटे से प्यारे चेहरे ने कहा, भाई, पीछे बैठे अंकल मास्टर शेफ से अधिक मेहनत कराने की जरूरत नहीं है, मुझे मांस से भरे स्टीम्ड बंस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हेलियन जियोएर ने जो हाथ ऊपर उठाया था वह सख्त हो गया था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी लगभग मुरझा गया। हेलियन मेई ने तुरंत उसे शर्मिंदगी से बचाया, दूसरी बहन, सातवां राजकुमार वास्तव में समझदार है। जब मैं छोटा था, मैं जो भी खाना चाहता था, खा लेता था। मैंने पीछे बैठे शेफ के कड़ी मेहनत करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम पहले, मैं अपने छोटे साथी छात्र की पहचान नहीं जानता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यह बच्चा वास्तव में स्थिर और विचारशील है। अभी एक क्षण पहले वह बहुत भूखा था, इसीलिए उसने अप्रत्याशित रूप से ऐसी प्यारी चीजें की। हेलियन जियोएर ने काफी समय से खुद को बेशर्म साबित कर दिया था। पहले वह छोटे लड़के पर व्यंग्य कर रही थी, और अब उसने 180 डिग्री मोड़ लिया। उसकी प्रशंसा इतनी निराली कही जा सकती है कि पानी की एक बूंद भी बाहर न निकल सके। वेई वेई को लगा कि इस तरह की चापलूसी सुनना वाकई बेमानी है। खाना खत्म करने के बाद वह सीधे डेस्कटॉप पर बैठ गई, अपना चेहरा एक तरफ झुका लिया और उसे नींद आने लगी। उसने स्पष्ट रूप से पत्नी चयन के मामले को पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। बेली जिया जुए के पास बैठकर छोटा लड़का कुछ देर तक उसे प्यार से देखता रहा। उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और कहा, भाई, उस लड़की को देखो। वो फिर सो गई। ऐसा लगता है कि उसे पत्नी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बेली जिया जू की पलकें उदासीनता से झपकी। कोई बिल्कुल नहीं बता सकता कि वह खुश था या नाराज। केवल चांदी के मुखौटे के नीचे लंबी और संकीर्ण आंखों की जोड़ी ऐसी लग रही थी मानो उनमें सारी गर्माहट खो गई हो, इतनी ठंडी की कुछ हद तक जम गई। और यूनुच सन, जो बेली जिया जुए के पास खड़ा था, उसने इस दृश्य को अपनी आंखों के ठीक सामने देखा। वह केवल यही सोच रहा था कि स्थिति को कैसे बचाया जाए।
जितना संभव हो सके उन्होंने अपनी आवाज की मात्रा कुछ डेसिबल तक बढ़ा दी। मेरे महल छोड़ने से पहले सेवानिवृत्त सम्राट ने पहले ही निर्देश दिया था कि वह विभिन्न युवा महिलाओं की क्षमता का निरीक्षण करना चाहते हैं। लड़ना और मारना अच्छा नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही मंत्री जिंग से परामर्श कर लिया है। हर साल व्हाइट अकादमी ने हमेशा नव प्रवेशित छात्रों को अपने स्वयं के एक आध्यात्मिक जानवर के साथ अनुबंध करने के लिए स्पिरिट फॉरेस्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी है। इस साल की शुरुआत में हम इस मामले का ध्यान कैसे रखें? जैसा कि मैंने देखा है, परिणाम सम्मानित सेवानिवृत्त सम्राट के लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट बनेंगे। ड्रैगन वॉर साम्राज्य के सभी नागरिक जानते थे, एक सेवानिवृत्त सम्राट जिसे सबसे अधिक प्यार करता था वह तीसरा राजकुमार था। पिछले कई वर्षों से उन्होंने लगातार तीसरे राजकुमार से एक पत्नी चुनने का आग्रह किया था। यदि यह सच नहीं होता कि तीसरा राजकुमार हमेशा से ही सुंदर महिलाओं से दूर रहता था, तो वह इस उम्र में भी अविवाहित नहीं होता। अब जबकि तीसरा राजकुमार अंततः एक पत्नी चुनने के लिए सहमत हो गया है, जो वास्तव में सबसे अधिक खुश है वह कोई और नहीं बल्कि सेवानिवृत्त सम्राट हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से जिसे पत्नी बनने के लिए चुना जाएगा, उसके लिए उसकी आवश्यकताएं भी असंख्य थी। बात बस इतनी है कि जब सभी ने एक आत्मिक जानवर को अनुबंधित करने के मामले के बारे में सुना तो वे सभी थोड़ा घबरा गए। हालांकि अधिकांश युवा लड़कियां सुपीरियर कंपाउंड की छात्राएं थीं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के बीच एक असमानता है। कुछ लोग किसी आत्मिक जानवर के साथ अनुबंध करने में असमर्थ थे जब तक कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान एक निश्चित सीमा तक न पहुंच गया हो। ऐसा लगता है कि सेवानिवृत्त सम्राट को पहले से ही पता चल गया है कि जीनियस जियो एयर व्हाइट अकादमी में उपस्थित हुआ है। यही कारण है कि उसने जानबूझकर इतनी कठिन समस्या पैदा की है। यह मूल रूप से वैसा ही है जैसे उसने पहले से ही सिस्टर जियो एयर को स्पष्ट रूप से पहचान लिया है ना? हेलियन जियो एयर ने प्यार से उस व्यक्ति के गाल पर चुटकी ली जो बात कर रहा था। आप वास्तव में जानते हैं कि मेरा मजाक कैसे उड़ाया जाता है? मैं आपका मजाक कैसे उड़ा रहा हूं? थर्ड प्रिंस को देखो। जिस क्षण से वह अंदर आया है और उसके बाद उसने किसी अन्य व्यक्ति की ओर नहीं देखा है। पूरे समय वह इस तरफ हमारी ओर देख रहा है। यदि वह आपकी ओर नहीं देख रहा है, तो क्या यह संभव हो सकता है कि वह उस अंधेरे और काले रंग के बेकार व्यक्ति को देख रहा हो? ठीक है। वह व्यक्ति मजाक करते हुए वे की ओर मुड़ा, जिसका ऊपरी शरीर लकड़ी की मेज के ऊपर आराम कर रहा था, और नजर डाली। केवल पूरे दिन सोना जानती है। मेज के ऊपर रखे सामान को देखो। उसने व्यवहारिक रूप से सभी प्लेटों को साफ कर खाया है। वास्तव में वह व्यक्ति है जो समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। सिस्टर जियो एयर, सिस्टर मेई, वास्तव में आप लोगों ने डिफेंस डिवीजन में इस तरह के व्यक्ति के साथ मिलकर कैसे रहना सहा? हेलियन जियो एयर ने निराशा में एक लंबी आह भरी और दिखावटी सहानुभूति दिखाई। अब और मत कहो। यह केवल इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बहन की योग्यता बहुत कम है। उसके दिल के लिए हीन भावना से बचना मुश्किल है। इसीलिए वह ऐसी है। सिस्टर जियो एयर, आप बहुत दयालु हैं, फिर भी बहुत सुंदर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके अलावा थर्ड प्रिंस किसी और की ओर देखता ही नहीं है। यह सुनकर हेलियन जियो एयर का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने कहा, बकवास। वह दिल से पूरी तरह संतुष्ट थी। फूल की तरह डरपोक होकर वह मुड़ी और उस अलग थलग आदमी पर नजर डाली। जब उसने उसकी नजर का सामना किया तो उसके गाल और भी अधिक जल उठे। बेली जियाजू की नजर शुरू से अंत तक उस लड़की पर नहीं पड़ी जो चटाई पर सो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी निगाहों के भीतर की ठंडक और अधिक बुरी होती गई। किसी पालतू जानवर को पालते समय उसे लगातार थोड़ा थोड़ा उठाते रहने की जरूरत होती है। यदि वह बहुत सहज है, तो वह अपने मालिक की सराहना करने में विफल रहेगी। निस्संदेह एक बहुत अच्छा शिकारी जानता होगा कि इस प्रकार के अवज्ञाकारी पालतू जानवर को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब तक वह उसके कांटे की जड़ पकड़कर उसे उखाड़ देता, तब तक वह शांत हो सकती थी। छोटे गंजे सिर ने अपने मुंह में मांस से भरा पका हुआ रोटी पकड़े हुए वेई को गहरी नींद में सोते हुए देखा। एक बार फिर उस मुस्कुराहट को देखा जो बेली जियाजुए की मुस्कुराहट नहीं थी, जो हमेशा लोगों को पवित्र और शुद्ध होने का आभास देती थी, जैसे कि कोई देवता मौजूद हो। उसकी मोटी प्यारी आंखें रुक गईं और एक और नजर डालने के लिए वेई की दिशा में फिर से मुड़ गईं। उसके बाद उसका छोटा सिर थोड़ा झुका और उसके छोटे से सुंदर चेहरे ने शांत स्वर में कहा, संभावना के रूप में गिना जा सकता है। क्या संभावना के रूप में गिना जा सकता है? थिजड़े सन, जो मांस की रोटी पकड़े हुए महामहिम की ओर से हर संभव प्रयास कर रहे थे, को अपना मुंह हिलता हुआ महसूस हुआ। यह बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वह सोच रहा है।
वह वे मैंने उसे पहले कॉमर्स प्लाजा में जाते देखा है। छोटे बाल्ड हेड ने अपने मीट बन से एक बड़ा टुकड़ा खाया। उसने भी अपना सिर नहीं उठाया, वह पैसा कमा सकती है और तीसरे भाई का भरण पोषण करने में सक्षम है। इसके अलावा तीसरा भाई पहले से ही उसका रखा हुआ आदमी है। हाँ क्या? जो पहले से ही रखा हुआ आदमी था! एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। हिजड़े सन ने जमकर उसकी लार निगल ली। महामहिम, भले ही आप मास्टर के जैविक भाई हैं, फिर भी आप इस तरह बात नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि जब मास्टर अपना आपा खो देता है, तो वह वास्तव में किसी रिश्ते को भी नहीं पहचानता है। मुझे नहीं पता कि वह खाना बना सकती है या नहीं। जब लिटिल बाल्ड हेड को विरोधाभास महसूस हुआ, तो उसकी छोटी छोटी भौहें तन गईं। उन्होंने बेली जिया जुए की ओर गंभीरता से देखा। तीसरे भाई, मुझे अब भी लगता है कि आपको इस पर फिर से ध्यान से विचार करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप कोई ऐसा ढूंढ ले जो खाना बना सके। वह किस प्रकार बेहतर था? हिजड़ा सन, हाँ, 2 बार। हम एक सहचरी का चयन कर रहे थे, शेफ का चयन नहीं कर रहे थे, भगवान। हालांकि ये सब मुख्य बिंदु नहीं थे। मामले की जड़ यह है कि उसके मालिक की कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं हुई। यूनुच सन फिर से बेली जियाज्यू की दिशा की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा, बमुश्किल ठीक समय पर उसके मुंह पर प्रदर्शित चाप को पकड़ लिया, मानो उसने कोई दिलचस्प खिलौना देखा हो। आकर्षक रूप से सुंदर, सभी महिलाओं को फंसाने में पूरी तरह सक्षम। उन्हें अब भी याद है कि आखिरी बार जब महामहिम ने यह अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी, तब वह 7 वर्ष के थे। फीनिक्स पर्वत पर उन्होंने बिना किसी कठिनाई के एक फायर क्विलिन पर कब्जा कर लिया, और यहां तक उस फायर क्विलिन को पूरी तरह से शाकाहारी स्पिरिट ब्रेस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित किया। अग्नि किलिन, हे भगवान! इन आत्मिक जानवरों के लिए किसी भी मांस का कोई मतलब नहीं था। केवल अपने पैर पटकने से वह एक शहर को हिलाने और गिराने में सक्षम था। इसने कभी किसी की आज्ञा का पालन नहीं किया। प्राचीन अतीत का सबसे हिंसक आत्मिक जानवर। आश्चर्य की बात यह है कि इसे शाकाहारी बनने के स्तर तक ही सीमित कर दिया गया। कोई भली भांति कल्पना कर सकता है कि उस समय उसका स्वामी खांसी कितना असामान्य था। हालांकि ठीक उसी तरह जैसे इसे बाजार में प्रसारित किया गया है, क्योंकि उस बड़ी आग के बाद अग्नि क्विलिन स्पिरिट जानवर भी खो गया था। समय का ध्यानपूर्वक हिसाब लगाते हुए उसे विपत्तियों के देवता को देखे हुए काफी समय हो गया है। हालांकि महामहिम अप्रत्याशित रूप से वैसी ही राक्षसी मुस्कान प्रदर्शित कर रहे थे जैसी कि उस समय थी। बेवजह हिजड़ा सूरज कांप उठा। एक क्षण के बाद उसे अपने मालिक को मजबूती से खींचकर रोकना होगा। उसे बिल्कुल भी कार्य नहीं करने देना चाहिए। दरअसल ये सभी प्रभावशाली परिवारों की युवा लड़कियां थीं जो प्रतियोगिता में भाग लेने आई थीं। कोई छोटी बिल्ली या छोटा कुत्ता नहीं। ओह नमस्ते, एक क्षण रुको। यूनुच सन ने अचानक बेली जियाजू को अपने सामने खड़ा देखा। उसकी पलकें उछलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मालिक, कहाँ जाने की सोच रहे थे? बेली जियाजू के खड़े होने की गति के बाद रात्रिभोज का सारा शोर गायब हो गया। युवा महिलाएं जो अपने छोटे मुंह से पेस्ट्री खा रही थी, एक के बाद एक उन्होंने अपने हाथ बंद कर दिए और अपनी सांसें रोक ली। उस शुद्ध, सुंदर और अनुशासित छवि को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए, चंदन की हल्की सी, ताजा और सुरुचिपूर्ण खुशबू बिखेरते हुए। इसकी गंध इतनी अच्छी थी कि लोग इसे अपवित्र नहीं करना चाहते थे। हेलियन जियोएयर ने युवक को उसके और करीब आते देखा। उसका दिल इतना जोर से उछला कि लगभग उसके गले से बाहर निकलने ही वाला था। उसने सावधानी से बाएं और दाएं देखने का नाटक किया, जिसके बाद उसने अपने पतले होंठ काट लिए। जब वह बेली जियाजुए को देख रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी दयनीय रूप से भरी हुई थी। वह हमेशा से जानती थी कि किसी पुरुष में सुरक्षा की इच्छा जगाने के लिए उसे कब किस तरह की मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। अतीत में मुरोंग चांग फैन को वेई, जो कि फूहड़ लड़की थी, को लगभग गलत बताने के लिए वह इसी पद्धति पर निर्भर थी। अब उसे विश्वास था कि वह तीसरे राजकुमार को अपने दिल के शीर्ष पर स्थान दिला सकती है। इसके अलावा वह पहले ही सफलता के आधे रास्ते पर थी, है ना? जैसा कि उन्होंने अभी कहा था, जब से तीसरा राजकुमार आया है, वह हमेशा इसी दिशा में देखता है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तीसरी महारानी उसके प्रति उदासीन नहीं थी। इस बिंदु पर सोचते हुए हेलियन जियोएयर के मुंह के कोने और भी अधिक शर्मीली मुस्कान में बदल गए।